This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हामिद फिगारी। मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज बताइएगा। काइंडली चैट के अंदर मुझे बता दीजिए मुझे सुन पा रहे हैं। ओके परफेक्ट, थैंक यू। स्क्रीन भी आप देख पा रहे होंगे। वालेकुम अस्सलाम। और साथ के साथ आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दिख रही होगी, राइट? अच्छा, सबसे पहले माजरत, मैं 8-9 मिनट लेट हूँ। होता नहीं है, लेकिन ज़रा सी एक हल्की सी चीज़ हो गई थी, इमरजेंसी थी ज़रा सी, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो ओके के नाम से है ना, आप में से कोई थे भाई, काइंडली अपना नाम चेंज कर लीजिए। नाम चेंज कहाँ पे हो सकता है? ये आपके राइट साइड पे पैनल आ रहा है, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा सर, गो टू मीटिंग। सबसे ऊपर लिखा आ रहा है गो टू मीटिंग। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो पहली ऑप्शन आ जाएगी नेम और ईमेल को एडिट करने की। उसके जरिए आप अपना नाम चेंज कीजिए। आपका नाम ओके के नाम से आ रहा है, ठीक है ना? सो यू हैव टू चेंज योर नेम, क्योंकि वो ओके के नाम से आ रहा है तो वो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, ठीक है? लास्ट क्लास से रिलेटेड जो कि डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू की थी आपकी, उससे रिलेटेड आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कर लीजिए। साथ भाई, गलती से माइक ऑन हो गया आपका। सवाल करना चाह रहे हैं तो बता दीजिए, माइक फिर ऑन कर लीजिए। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। साथ भाई माइक का ध्यान रखिएगा। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। देखिए जी, आज आपका एक नया मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है, दैट इज, वालेकुम सलाम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपका एक नया मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है, दैट इज रिलेटेड टू वेबसाइट डेवलपमेंट। और इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 9 क्लासेस हैं आप लोगों की। हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 8 क्लासेस के ऊपर ही हमारा काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। वेबसाइट क्रिएशन के लिहाज से हमने इस सारी चीज़ों के ऊपर पढ़ना है। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आई वांट टू आस्क यू, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर वेबसाइट बनाई है? जिन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर वेबसाइट बनाई है तो प्लीज़ बता दीजिए। नहीं बनाई तो भी बता दीजिए। ये, और जिन्होंने बनाई है वो किस चीज़ के ऊपर बनाई है वो भी बताएं, ताकि मुझे ज़रा आइडिया हो। सबसे पहला सवाल तो ये है आप लोगों से। सही है जी। नेवर हैड अ चांस, और सारा आप लोग कह रहे हो, राइट? दैट्स टोटली परफेक्ट। ओके, अमीर भाई, इसमें वर्डप्रेस में आपका कितना एक्सपीरियंस है ये मुझे बताइएगा, ताकि मैं वो देख सकूं। एंड एक बात पूछी जा रही है कि सर, क्या हम हर स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में उसको पढ़ सके? देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो स्लाइड होती है ये आपके एलएमएस के अंदर अपलोडेड होती है, तो वो आपको कोई इशू नहीं होता, आप उसको पढ़ लेते हो और वो डाउनलोड कर सकते हो आप किसी भी टाइम पे ना। तो जैसे रिकॉर्डिंग अपलोड होती है उसके साथ ही आपकी स्लाइड भी आ रही होती है। लेकिन यस, अगर आपने पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो श्योर ले सकते हैं। एक भाई पूछ रहे हैं हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल क्या होगा। भाई, नेक्स्ट मॉड्यूल आपका एलएमएस के अंदर शो हो रहा होगा कि नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है। और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो अब्दुल समद नूरानी साहब, जो मैंने आपको बताया था, आपके रिलेशनशिप मैनेजर है, उनका नंबर होगा एलएमएस के अंदर। अगर वहाँ नहीं है तो आईडीएम की ऑफिस में इस टाइम कॉल कर लीजिए, और उधर कोई ना कोई बैठा होगा, और उनसे कहिए अब्दुल समद साहब का नंबर दीजिए, या उनसे सवाल पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपका नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा है, ठीक है? क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, लिटरली मुझे नहीं मालूम आप लोगों के बैच का नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा है। आपका एलएमएस अकाउंट में नहीं देख सकता। आई एम अ ट्रेनर फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट मॉड्यूल, और ये मेरा मॉड्यूल है, मुझे दिया गया है, इसलिए मुझे माजरत के साथ पता नहीं है। तो आप अब्दुल समद नूरानी साहब को कॉल कीजिए, ही इज़ योर रिलेशनशिप मैनेजर। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं आपने उनसे करने होते हैं। और जिन हजरात ने जो कल की क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर जो भी थी आपकी, जब भी थी, उसमें जो चीज़ें बेसिकली मिस कर दी हैं, थोड़ा सा टाइम आप लोगों का रह गया होगा, कुछ नहीं आप देख पाए, तो वो लाजमी तौर पर रिकॉर्डिंग्स में देख लीजिएगा, अदरवाइज काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। सो ई कॉमर्स बनाई वर्डप्रेस बेस्ड एक भाई ने खाली, और अमीर भाई ने प्लीज़ गिव अ लिटिल व्यू ऑन ईमेल। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ठीक है? 2 मंथ का एक्सपीरियंस है, ओके फाइन, दैट इज टोटली फाइन। तो आप में से जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे टेक्निकल नहीं है, सारे के सारे ही नॉन टेक्निकल हैं, तो उनको बड़ा अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए, क्योंकि कोई एक बंदा भी टेक्निकल होता है तो वो ज़रा चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से देख रहा होता है और सीख रहा होता है, और आप लोग ज़रा डिफरेंट अंदाज से होते हैं। अच्छा, एक सवाल लास्ट क्लास से रिलेटेड आया, बस इसको दे दूं और फिर आगे चलते हैं।
हमने स्लाइड के अंदर देखा था कि ईमेल लिस्ट बनानी है। जब मैंने एसेट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसके अंदर था कि आप लोगों ने ईमेल मार्केटिंग बेसिकली ईमेल लिस्ट बनानी है। उसके अंदर था कि नर्चरिंग योर लिस्ट। नर्चरिंग योर लिस्ट का क्या मतलब था कि देखिए अगर आप एक ट्रेनर है, एग्जांपल लेता हूँ, फिटनेस ट्रेनर है, ठीक है, तो फिटनेस ट्रेनर के पास वो बंदे भी आते हैं जिन्होंने वेट लॉस करना होता है और वो बंदे भी आते हैं जिन्होंने वेट गेन करना होता है, राइट। अब अगर मैं ईमेल लिस्ट सबकी लेता रहता हूँ और मैं ये नर्चरिंग नहीं करता या ये छोटी मोटी फिल्टर्स नहीं लगाता कि ये बंदा वेट लॉस के अंदर इंटरेस्टेड है, ये बंदा वेट गेन के अंदर इंटरेस्टेड है, सो मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि मैं किसको क्या ईमेल भेज रहा हूँ। तो लेट सपोज मैं अगर सबको ये काम नहीं करता तो मैं सबको एक ईमेल भेजता हूँ, आज ही अपना वेट लॉस कीजिए और वेट लॉस प्रोग्राम के अंदर एनरोल होजिए 15%। अब मेरे जैसे बंदे को जब ये ईमेल मिलेगी तो मैं गुस्से से लाल पीला हो जाऊंगा और मुझे बड़ा गुस्सा आएगा, यार मैं वेट लॉस क्यों करूंगा, मैंने वेट गेन करना है, मेरा वेट गेन करने के मामला हैं, मैं वेट लॉस क्यों करूंगा, उसी से तो तंग आया हूँ। सो पॉइंट इज कि जब आप एक काम करते हो तो उसमें आप नर्चरिंग इस तरह की छोटी मोटी करते हो। सेम वे में आप कोई ऑनलाइन स्टोर हो 6 महीने पहले एक बंदा आया था जिसने आपसे चीज खरीदी थी, राइट, और एक बंदा है जो कि रोजाना आपसे चीज खरीदता है। आप 6 महीने वाले को एक डिफरेंट डिस्काउंट दोगे कि आज ही, जैसे यूफोन वाले करते थे कि आज ही अगर 30 सितंबर से पहले 30 सितंबर से अगर आपकी कोई सिम बंद है तो आज ही अपनी सिम लगाइए और इतने मिनट फ्री वाई, इतने मिनट ये कीजिए, ठीक है। और जो रेगुलरली आपका यूज करते हैं उनको रेगुलरली आप डिस्काउंट दे सकते हो, तो वो उन दोनों की ईमेल लिस्ट जो आप अलग कर सकते हो, उन दोनों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हो। आपको पता है एक बंदा रोजाना आपसे कोई चीज खरीदता है तो उसको कोई ऐसी चीज ऑफर करो कि वो और ज्यादा खरीदे, या उसको कोई डिस्काउंट या कुछ लॉयलिटी प्रोग्राम कुछ कुछ भी इस तरह का दो कि वो आपके साथ एज ए अच्छा कस्टमर बन के रहे। और जिसने नहीं यूज किया उसको इतना डिस्काउंट दो कि वो आपका कस्टमर बनना शुरू कर दे, आपकी सर्विस को ट्राई करे, राइट। सो दैट इज द नर्चरिंग ऑफ द ईमेल लिस्ट। तो ईमेल लिस्ट के अंदर आप थोड़ी बहुत फिल्टर करते रहते हो, देखते रहते हो कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है, ये सारे मामला। इज दैट क्लियर सर, जिन्होंने सवाल पूछा था? फाइन। अब हम आज की क्लास की तरफ चले जाते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि आप लोगों की क्लास 7 बजे से पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में आप लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है वेबसाइट क्रिएशन मॉड्यूल की, तो मैं आप लोगों की कुछ बेसिक्स को क्लियर करूंगा, राइट। सबसे पहली चीज तो समझ लीजिए कि वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। वेबसाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एक ऑनलाइन ऑफिस होता है, ये आपका एक डिजिटल ऑफिस होता है, ठीक है। ये क्योंकि आपका एक डिजिटल ऑफिस है, आपको इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। लोग कहते हैं जी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करनी है, लोग कहते हैं हमने एसईओ ही करनी है, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग किस चीज की जाती है, वेबसाइट की जाती है। मेन स्पॉट आपका वेबसाइट है। लोग सोशल मीडिया के पेजेस बनाते हैं, उसके जरिए काम करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए कि अगर सोशल मीडिया के पेजेस बना रहे हैं वेल एंड गुड, बनाइए, लेकिन आप अपनी वेबसाइट को नहीं छोड़िए। वेबसाइट इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको आनी चाहिए। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आप वेबसाइट को मैनेज करना नहीं जानते हो तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं हो, लिटरली नहीं हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा वेबसाइट काम कैसे चलती है। आपके जहन में जो आइडिया आएगा आप पता ही नहीं कर पाओगे कि वेबसाइट के साथ हो पाता भी है कि नहीं हो पाता, हो सकता भी है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली आपकी मैटर करती हैं। तो वेबसाइट इंपॉर्टेंट बहुत है और इसकी इंपॉर्टेंस को आप ऐसे समझिए कि एक स्टेडियम है जिसके अंदर सबसे मेन जो जगह होती है वो होती है पिच, ठीक है। अगर बारिश भी हो रही हो तो पिच को सबसे पहले ढांपते हैं क्योंकि पिच नहीं खराब होनी चाहिए। मेन इवेंट तो वहीं पे होना है, बॉलर ने बॉल वहां करानी है, बैट्समैन ने खेलना वहां पे, एम्पायर ने वहां देखना है, तमाशाइयों ने वहां देखना है, और जितने फील्डर्स हैं उन्होंने उसी तरफ भागते हुए आना है क्योंकि विकेट्स की तरफ ही सारी गेम चल रही है। सो ये विकेट है, दैट इज योर वेबसाइट, और ये इर्द गिर्द जो बाउंड्री पे लोग हैं, सारे लोग हैं, ये आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें वहां पे डिजिटल मार्केटिंग एक राउंड के अंदर है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है। अगली बात, वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी होती है, फेसबुक आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। फेसबुक का पेज आज मार्क जकरबर्ग आपको ब्लॉक कर दे, आप कहीं के नहीं रहोगे। फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ कोई बात कर दोगे, ब्लॉक हो जाओगे। मेरा दोस्त लाखों कमा रहा था यूट्यूब चैनल के जरिए, उसने कश्मीर रिलेटेड कोई बात की, कश्मीर रिलेटेड कोई वीडियो बनाई, इंडिया को वो ये कहा वो कहा, जो भी उन्होंने किया। अब क्योंकि उनकी गाइडलाइंस होती हैं, हेट्रेड नहीं चल सकती वहां पे। अब सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो ये मैं डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन उनकी गाइडलाइंस है, यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया। वाई? ठीक है, कि आपकी एक गाइडलाइन है। तो द वेबसाइट इज योर ओन प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आप की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चलती हैं। यू कैन टॉक अबाउट कश्मीर, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, जो भी आपका दिल करता है, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू, जो भी आपके बिलीव्स हैं आप वो बात कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज के
जब आप किसी और की साइट पे चल रहे हो तो वहाँ पे नहीं होता। एंड पाकिस्तान के अंदर अगर जैसे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे, दैट वाज यू नो क्या नाम था उसका, रहमान मलिक। रहमान मलिक जैसा बंदा आ जाए तो वो यूट्यूब फेसबुक के ऊपर बैन लगा देगा, बनिस्बत इसके कि वो कंटेंट या उस तरीके से पेश करे दुनिया को कि वो करे, लेकिन उसने यूट्यूब फेसबुक के ऊपर बैन लगा दिया। अब जिनके ऊपर बैन लग गया वो क्या करेंगे? वेबसाइट के ऊपर बैन नहीं लगता, क्योंकि वेबसाइट जो है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हो तो चलते रहेगी। आप इतनी बड़ी कोई वेबसाइट तो हो नहीं कि आपको बैन लग जाए, फेसबुक जैसी तो हो नहीं। सो ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो वेबसाइट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स आपके पास आ रहे हैं, इसमें जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज क्रिएशन ऑफ योर ओन वेबसाइट। सो ये आपका 95% गेम है, बाकी सारी आपकी 4% है। एंड अगेन प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा आ जाए। अब हमारी सारी क्लासेस स्लाइड्स के ऊपर नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया, हर मॉड्यूल की पहली क्लास स्लाइड के ऊपर होती है, ठीक है। दैट इज द ओनली रीजन कि आप सारे एक जगह पे खड़े हो जाओ। और कल से जो आपकी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, जो कल भी आपकी क्लास है, आप देखोगे कि वो प्रैक्टिकल ही है, उसमें कोई इस तरह की चीज नहीं है। तो नंबर 1 थिंग इज प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये अपने पास कहीं लिख लीजिए कि इट इज द बोरिंग स्टफ दैट मैटर्स अ लॉट। इट इज द बोरिंग स्टफ दैट मैटर्स अ लॉट। हम एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, व्हाटएवर वी डू, जो बोरिंग काम होता है उसमें हमारी सबसे जान जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो पहली मरतबा ट्रैवल कर रहा था अब्रॉड वो मेरा ख्याल है ये तुर्की वाली साइड पे गया था, आई एम नॉट श्योर। उसने क्या किया कि सारा काम कर लिया, लेकिन ट्रैवलिंग के शौक इतना था कि उसने कहा यार मैं जाऊंगा जाऊंगा, मजा आएगा, ये वो सारा कुछ एक्साइटेड, ही वाज रियली एक्साइटेड। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम वाज कि कुछ चीजें जो डॉक्यूमेंट्स थी उसने वो कंप्लीट नहीं की, क्योंकि दैट वाज द बोरिंग स्टफ फॉर हिम, ठीक है। और वो जब वो नहीं किया तो डिपोर्ट होके वापसी आ गया। जब डिपोर्ट होके वापसी आ गया तो फिर पता लगा कि यार काम तो गलत हो गया, पैसे भी गए, सारा कुछ किया। तो पॉइंट ये था कि आप जब बोरिंग स्टफ को नहीं देखते हो, बोरिंग स्टफ इंपॉर्टेंट स्टफ होता है। सेम वे के अंदर प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट बोरिंग स्टफ जरूर है, लेकिन इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप प्लान नहीं करोगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे वेबसाइट का, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लिटरल नहीं कुछ पाओगे। मैं कोई आपको मोटिवेशन लेक्चर नहीं दे रहा यहाँ पे। मुझे पता है कि ये लोगों को फील होता है कि यार जिंदगी में प्लान करके चलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ नहीं होती इस तरह की बात है, लोग फील करते हैं सर। वेबसाइट के केस में होता है। आप एक घर अगर आपने देखा हो, कई लोगों को आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार हमारा 2 लाख या 2.5 लाख का बजट था, 5 लाख लग गए घर के ऊपर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमेशा बजट से एक्सीड कर जाते हैं। द प्रॉब्लम इज कि आप बजट करते ही नहीं। बजट से एक्सीड क्या, आप कहते हो मेरा 2 लाख का बजट है, इसमें घर बन जाएगा। वो मिस्त्री से पूछ रहे हो तो मिस्त्री भी कहता है पाइन बन जाएगा, बनाओ, तुसी बनाओ। लो जी, गए, 2.5 लाख की जगह 4 लाख 4.5 लाख बन गए। जब आधा घर बना होता है तो इंसान को कहता है सर अब भाई जी 2.5 लाख और लगने ने। तो वो आगे से बंदा कहता है यार 2.5 लाख तो और लगेंगे, तो अब क्या करूं। बीच में तो घर छोड़ नहीं सकता इंसान, फिर कहीं से अरेंज करता है और घर बनवाता है। और आप लोग मॉडल हाउसेस भी देखते हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं वो थोड़े से पैसे ज्यादा ले लेती हैं, वो 50,000 ज्यादा ले लेंगी, 1 लाख ज्यादा ले लेंगी, लेकिन वो आपको जो एस्टिमेटेड बजट देती हैं, एक्सेल शीट के ऊपर पूरा बजट बनाती हैं, जहां से मटेरियल उठाना है वहां से लेके आती हैं, सारा एक प्रॉपर्ली आपको घर बना के देती हैं और उसी बजट के अंदर बना के देती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर कर रही होती है। तो आपका जो पर्पस एंड गोल है वो डिफाइन होना चाहिए। अब पर्पस एंड गोल की एग्जांपल्स आपको देता हूँ। आप बनाते हो एक ई कॉमर्स स्टोर, जैसे कि ई कॉमर्स स्टोर ये होता है कि आप कोई भी चीज ऑनलाइन सेल कर रहे हो। लेट सपोज एक बंदा वो आके मुझे, आईडीएम के स्टूडेंट कॉल करके कहते हैं सर मैं ना बच्चों के प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ। अब बच्चों के प्रोडक्ट्स में मैंने कहा क्या, कहते हैं क्लोथिंग। मैंने कहा फाइन। सो ये उनका पर्पस एंड गोल होना चाहिए था, लेकिन द नेक्स्ट थिंग ही साइड इज के सर मैं चाहता हूँ कि वहां पे बच्चों के टॉयज भी बेचूं, फिर मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों का वहां पे कंपटीशन कराऊं, इनामात तकसीम करूं, तो माँ बाप भी वहां पे हो, माँ बाप का भी कंपटीशन हो, माँ बाप की भी चीजें बेचूं फिर इसके बाद। तो मैंने उसको बोला, मैं भाई खुदा का वास्ता यहाँ तक बंद कर दें, क्योंकि आपके प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है, ठीक है। तो पहली चीज जो होती है वो आपका पहला पर्पस एंड गोल होता है कि आपने एक ई कॉमर्स साइट बनानी है और उस पे बच्चों की चीज बेचनी है, दैट्स इट। ये एक लाइन का पर्पस एंड गोल आपका होना चाहिए ताकि आप फोकस्ड हो। ये नहीं कि आपने ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे। फेसबुक जब आई थी तो फेसबुक सिर्फ उसके बेसिकली जो उनका कॉलेज था उसके लिए थी, सिर्फ कॉलेज के लिए उनका एक सोशल मीडिया बना हुआ था, लेकिन ऐसा ऐसा इंक्रीज कर गया और अब इस नौबत तक पहुंच गया फेसबुक, इस हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया कि फेसबुक ने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी है, विच इज अ लिब्रा, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो वो इस लेवल तक पहुंच गए। parkwheels.com की अगर आप बात करें तो पार्कव्हील्स जब आई थी तो वो कार्स की क्लासिफाइड वेबसाइट थी, कार्स की एड्स वगैरह वहां पे आते थे। अब पार्कव्हील्स के ऊपर आपको ऑटो पार्ट्स भी मिल जाते हैं, पार्कव्हील्स के ऑटो शोज भी होते हैं, पार्कव्हील्स की सर्विसेज भी हैं, पार्कव्हील्स एक ई कॉमर्स साइट भी है, पार्कव्हील्स का फॉरम भी है।
और पाकविज रिव्यूज भी कर रहा है। Zameen.com जब आई थी तो Zameen.com सिर्फ एक क्लासिफाइड वेबसाइट थी जिसके ऊपर आप रेंट के ऊपर घर लगा सकते थे, परचेजिंग के ऊपर घर लगा सकते थे, लेकिन ऐड लगा सकते थे। हुआ क्या आहिस्ता आहिस्ता, Zameen.com ने मार्केटिंग करना शुरू कर दी, Zameen.com ने लीड जनरेशन करना शुरू कर दी, Zameen.com ने डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर दी और अब जमीन डेवलपर्स बन गए हैं। Zameen.com जमीन डेवलपर्स के नाम से बड़ी बड़ी चीजें डेवलप कर रहा है और उनकी मार्केटिंग कर रहा है, तो उनके गेम चेंज हो जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या था वो सब मैटर करता है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट यही थे और एक पर्पस एंड गोल होता है जिसको आप मैटर करते हो, राइट सर। ये बात कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए। दूसरी बात कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज योर टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं और आपकी वीडियोस वगैरह होती हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट लगाते हो, जैसे लोगो हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, टेक्स्ट हो गया, ये आपका कंटेंट कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरी वेबसाइट का कंटेंट हो ऑलरेडी ठीक है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट 10% भी होगा तो डेट इज टोटली फाइन, राइट। अगर आपका 10% भी होगा तो वो कंटेंट आपका टोटली फाइन रहेगा। सो कंटेंट के अंदर 10% कंटेंट ये हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी लेट्स से कि अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस, इस तरह की सारी चीजें, तो ये आपके कंटेंट के अंदर आती हैं। थर्ड चीज आती है आपकी ग्राफिक्स या ब्रांडिंग। ग्राफिक्स या ब्रांडिंग क्या होती है कि आपका लोगो, अच्छा अब कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं मैंने देखी हैं जो कि लोग बड़े अजीब तरीके से बनाते हैं कि लोगो के कलर्स हैं उनका ग्रीन और रेड, ठीक है, और वो वेबसाइट के अंदर कलर लगा रहे हैं ब्राउन और ब्लू। ये क्या बात हुई सर? अगर आप पीडीसीएल की बात करें, पीडीसीएल के ब्रांड के कलर्स आप देख लें, पीडीसीएल की वेबसाइट भी वैसी, पीडीसीएल के ऑफिस में जाएंगे उनका थीम भी वैसा, पीडीसीएल का कोई ग्राफिक्स देख लें वैसा। इवन कि जब पीडीसीएल ने अपने आप को ब्रांड किया था, रीब्रांड किया था, तो उन्होंने मायरा खान को ग्रीन कपड़े पहना दिए थे और व्हाइट सोफे पे बिठा दिया था और तब उसको कहा था कि अब आप अपने ये जो प्लान्स हैं इनको बताएं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो ब्रांडिंग दिखाना चाह रहे थे। यूफोन के लोगों के कलर्स देख लें, यूफोन वही काम करता है जो उसके एड्स के अंदर कलर्स होते हैं सेम होते हैं। जैज, वारिद सब देख लें, कोक को देख लें, कोक स्टूडियो के अंदर कलर्स देख लें सेम है। पेप्सी को देख लें, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के कलर्स को देख लें सेम है। नेस्कैफे बेसमेंट को देख लें, नेस्कैफे के कलर्स को देख लें, दे बोथ आर द सेम तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, ठीक है, कि आपका जो ग्राफिक्स और ब्रांडिंग होती है ये आपके कलर स्कीम्स के ऊपर चल रही होती है और आपके लोगों के जो कलर्स होंगे वही आपकी वेबसाइट के कलर्स भी होने चाहिए। और इसमें लास्ट चीज होती है कि कौन सा टूल यूज करना है। अच्छा, तीन चीजें हमारे हाथ में है, पर्पस, कंटेंट एंड ग्राफिक्स। ये तीनों चीजें करने के बाद हमारे पास चौथी चीज आती है कि कौन सा टूल यूज किया जाए अब टूल के लिए हमारे पास चॉइसेस होती हैं, तो हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हम कौन सी वेबसाइट बनाने लगे। सपोज कीजिए आप एक बैंक की वेबसाइट बनाने लगे तो बैंक की वेबसाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी, ठीक है। बैंक की वेबसाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी। तो आप एक ऐसा टूल यूज करेंगे जिसके अंदर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हो, सबसे एनहेंस सिक्योरिटी हो। और अगर आपने गेमिंग की वेबसाइट बनानी है तो आप एक ऐसी वेबसाइट यूज करेंगे जिसके अंदर गेमिंग के एलिमेंट्स ज्यादा हो, यानी कि गेमिंग का ग्राफिक्स और एनिमेशन इस तरह की चीजें ज्यादा हो। सो अब टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इस बारे में हम अभी बात नहीं करें, टूल्स आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट यहीं तक है। वन लास्ट थिंग इन द प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर मैं आपके सवालात की तरफ आऊंगा कि प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने नहीं करना क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस मोड के अंदर होगे, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस मोड के अंदर होते हैं तो थोड़ा सा आपको उसी तरह चलना पड़ता है जिस तरह आपके टीचर बता रहे हैं। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल साइट बनाने लगेंगे, यानी कि उसी साइट के ऊपर सब कुछ डिलीट करके नए तरीके से वेबसाइट बनाएंगे, उस वक्त आपको स्टार्ट प्लानिंग एंड गोल से करना है और आगे जिंदगी में जितनी भी वेबसाइट बनाओगे प्लानिंग एंड गोल के साथ आप वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन शुरू के अंदर आपको प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है और शुरू में इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए नहीं है। आप आगे आ जाइए। अच्छा, अब आप लोगों को क्लियर हो गया, सवालात हैं वो देख लीजिए। अच्छा, एक चीज आप लोग बीच में सवालात कर रहे थे, सो एक सिर्फ पता नहीं मैंने ये असूल बताया कि नहीं बताया, लेकिन अगर नहीं बताया तो ये असूल सुन लीजिए। मैं बीइंग अ ट्रेनर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के दौरान आप लोग सवाल नहीं कीजिए, ठीक है। उस टॉपिक के दौरान सवाल ना कीजिए क्योंकि मैंने उस टॉपिक कंप्लीट करते करते आपके काफी सवालात का जवाब ऑलरेडी दे देना है, ठीक है, पहली बात। लेकिन जैसे ही टॉपिक खत्म होगा अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि मैं आपसे पूछूं कि सवाल है या क्लियर है। तो मैंने आपको 5 से 10 मिनट देने, जब तक आपके उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल खत्म नहीं हो जाते मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो आपका कोई सवाल होगा, आप कहोगे सर रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर दूंगा,
ठीक है। लेकिन उस दौरान सवाल आप पूछेंगे ना तो होगा ये कि आप लोग को तो नजर नहीं आता, मेरे पास पॉपअप होके सवाल आता है एकदम से, ठीक है, तो वो एक फ्लो टूट जाता है और बीच में मैं किसी के सवाल का जवाब देता भी नहीं हूँ, क्योंकि उससे फिर मेरा फ्लो तो चलो टूटा ही टूटा, किसी और का जो समझने वाला बंदा है उसका भी वो फ्लो टूट जाएगा। सो लास्ट के अंदर जब मैं आपसे कहा करूँ सवाल कर लें, अब आप लोग फिर कर लिया कीजिए, ठीक है। उस वक्त आप चाहे माइक ऑन करें, चाहे आप बेसिकली लिख के सवाल करें। सो एक टॉपिक खत्म हो गया, अब मेरे आपसे सवाल आते हैं, सवाल है या क्लियर है? जिनको क्लियर है वो क्लियर लिख दें, जिनके सवाल आते हैं वो सवाल कर लें। तो मेरे पास एक सवाल आ रहा है यहाँ पे, बोरिंग स्टफ लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम ज्यादातर नहीं पढ़ते, गलतियां कर बैठते हैं, तभी एफिलिएट मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, ये आपने चीजें होती हैं जो बोरिंग स्टफ होता है जिसको वाकई में नहीं हम देखते। सही कह रहे हैं आप। सर वी मेड वेबसाइट ऑन द वाया वर्डप्रेस। जी हम बनाएंगे वर्डप्रेस के जरिए, अभी बनाई नहीं है, हम बनाएंगे वर्डप्रेस के जरिए ही हम काम करेंगे इंशाल्लाह इसमें अंदर। सर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, या वेबसाइट रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, नेसेसरी नहीं है लेकिन 110% रिकमेंडेड जरूर है। लाइक मैं ये आपसे ये नहीं कहूंगा कि लाजमी लें, आप लें, अभी लें, अभी लें, आपको इंसिस्ट नहीं हम करेंगे, लेकिन यस इट इज रिक्वायर्ड ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अभी आपने को ने कोई वेबसाइट रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, अभी आप लोगों ने कोई होस्टिंग लेनी, कोई डोमेन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना इस तरह की चीजें। अभी मैं आगे जाके आपको रिकमेंड करता रहूंगा, बताता रहूंगा, कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, सो यू विल गेट टू नो, काफी चीजें इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगी, राइट। सो अभी नहीं कुछ करना, अभी सिर्फ दो क्लासेस दीजिए, 2 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, अभी पैसे जाया नहीं कर बैठिएगा। फिर एक सवाल हुआ है कि जी सर व्हाट डू यू मीन बाय टूल? वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कुछ चीजें यूज होती हैं। वो कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए जिससे हमारी वेबसाइट बन सकती है, दीज आर कॉल्ड टूल्स। टूल्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट का क्योंकि अमल था इसलिए मैंने बता दिया कि हम ये भी चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट के मुताबिक हमें कौन सा टूल यूज करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वो 4 मुंह वाला पेचकस होता है, वो किस लिए होता है? तब यूज होता है जब 4 मुंह वाला पेचकस से वो पेज का मुंह ही ऐसा हो, और अगर वो सिंगल होगा तो आप सिंगल यूज करते हो। बड़ा पेचकस, छोटा पेचकस, टेस्टर, हर किसी के डिफरेंट चीजें होती हैं, टूल बॉक्स के अंदर रखे होते हैं, लेकिन कौन सा टूल अकॉर्डिंगली यूज करना है ये आप बाद में देखते हो, राइट जी। थैंक यू। फिर आ रहा है, इज इट नेसेसरी दैट व्हेन अ कस्टमर विजिट्स आवर साइट आवर गोल शुड बी विजिबल टू देम? जो मैं समझ पा रहा हूँ एंजलिन, आपके सवाल का मतलब ये है कि कि कस्टमर जब आपकी साइट पे आए तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप उनको विजिबल हो, लाइक लाइव हो क्लास साइट के ऊपर, ये आप कह रही हैं। आपके लाइव होने का ताल्लुक नहीं है, आप लाइव ना भी हो तो कोई इशू नहीं, आपने वेबसाइट बना दी, लेकिन वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने इतना कंटेंट रख दिया या इस तरह की चीजें रख दी कि वो उसके अंदर आ जाए। हर वक्त आपको वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन होना लाजमी नहीं होता, आपने एक दफा वेबसाइट बना दी, दैट्स इट। ऑटोमेशन पे होती है वेबसाइट, वो सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, आपका वहां पे लाजमी लाइव होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये अगर आपका सवाल का मतलब ये था कि लेट्स से कि जब कस्टमर साइट को ओपन करे तो उसको दिखे लाजमी तौर पे, यस वो तो दिखनी चाहिए। तो ये दोनों तरीकों से जो भी मुझे समझ में आया मैंने उसका जवाब दे दिया। इफ यू वांट टू ओपन योर माइक यू कैन, और यू कैन आस्क द क्वेश्चन, सो बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरफुली ना, तो या माइक किसका ऑन था जी? ओके, एक और सवाल, जस्ट वांटेड टू नो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक एन ई कॉमर्स साइट? अगर आपको जब ये चीज, ये 9 क्लासेस आपको पहले लगेंगी सीखने के लिए, उसके बाद आप 2 दिन में बना सकते हो, राइट। सीखने का अमल है बस। और मजे की बात यह है कि आपकी क्लास का जो लास्ट एक वो होगी, जो लास्ट एक क्लास होगी आप लोगों की, वो ई कॉमर्स के ऊपर ही होगी, ठीक है। और आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो भी आपने ई कॉमर्स साइट बना के देना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को 6 से 7 दिन दिए जाएंगे जिसमें आप वेबसाइट बना लेंगे अपनी तरीके से, और वो प्रोजेक्ट के तौर पे होगी। आर वी क्रिएटिंग एन ई कॉमर्स साइट और इट कुड बी एनीथिंग? इट कुड बी एनीथिंग, बट बेटर इज कि ई कॉमर्स साइट बना लीजिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी बना लीजिए। आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप कोई और वेबसाइट बनाना चाहते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। बट अगर आपके जहन में कोई आइडिया नहीं है तो आई वुड रिकमेंड यू टू क्रिएट एन ई कॉमर्स साइट, क्योंकि वो बहुत अच्छी हो जाएगी। If you work as a website developer, can we add our credentials in it or and some sort of copyright? Yes, आप अपना copyright या अपना credits credentials कुछ भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे कि I have developed this website
एंड डिजाइन बाय दिस पर्सन। वो आगे अब ये होता है कि इफ यू आर वर्किंग विद एज अ वेबसाइट डेवलपर फॉर अ कंपनी, तो वो फिर आपको पे कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग देयर। लेकिन इफ यू आर अ फ्रीलांसर तो वो डिपेंड करता है कि आप उससे कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हो। लेट्स से अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कि यार इतने डॉलर्स में आई विल चार्ज इतने दिस मच डॉलर्स एंड इतने दिनों में बना दूंगा, बट द ओनली कंडीशन इज कि वेबसाइट के ऊपर लिंक आएगा कि क्रिएटेड बाय हामिद जुल्फिकार अली, लेट्स सपोज, ठीक है। एंड अदर कॉन्टैक्ट कुड बी कि यार इतने डॉलर चार्ज करूंगा, और कंपनी आपको कह सकती है कि आप अपना नाम वहां पे नहीं देंगे, इट्स जस्ट दैट कि आपने बनाया है यू बीइंग एनोनिमस। तो अगर आप चार्ज ज्यादा करोगे तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हो कि यार मैं आपका नाम भी अपना वहां पे नहीं दे रहा, तो मुझे जहाँ पे $200 चार्ज करा था मैं $300 चार्ज करूंगा, एंड इफ कंपनी वांट्स टू पे दैट्स टोटली फाइन। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, ये डिपेंड करता है कंपनी और आपके दरमियान कि आप क्या कर रहे हो, राइट। To be honest, your every example is on the point and engaging. Thank you. And our aim is to supply good quality food, etc. Yeah, exactly. So if your aim is to supply good quality food, etc. so website के ऊपर आप बस अच्छा क्वालिटी आप वर्ड्स के जरिए क्लाइंट को बताते हो कि वी एग्जिस्ट और वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी। देखो, वेबसाइट का मतलब ये होता है कि आप चाहे कहीं पे भी हो दुनिया में, लेकिन आपकी वेबसाइट आपकी कंपनी की अक्कासी कर रही होती है, so you have to tell them and present yourself, your product using images and text, so better words and better representation basically. Sir, how can you make a website from Shopify? देखिए, सिर्फ ये सीखिए वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। एक दफा आप वर्डप्रेस सीख लोगे या एक दफा आप एक तरह से वेबसाइट बनाना सीख लोगे, आपके लिए बाकी तरह से वेबसाइट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा, राइट। सो अभी अपना आप सारे फोकस एक तरह की वेबसाइट पे रखिए। जब एक चीज आपको बनानी आ जाएगी तो फिर, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपको एक दफा आलू गोश्त बनाना आ गया, अब आप डिफरेंट चीजें भी बना सकते हो, हाथ खुल जाएगा ना। एक दफा रोटी बनानी आ गई गोल, तो पराठा बनाना कितना मुश्किल है, तेल ही लगाना उसके ऊपर, दैट्स इट, ठीक है। सो वन थिंग एट अ टाइम, बस एक चीज सीखिए, उसके बाद सारी चीजें कीजिए। एंड आर यू गोइंग टू टेल अस हाउ मच टू चार्ज फॉर एन ई कॉमर्स साइट? एग्जैक्टली, आई विल टेल यू कि कितना चार्ज करें ई कॉमर्स साइट के लिए, एक आम साइट के लिए कितना चार्ज करें, ये सारा कुछ। गोल एंड पर्पज एक ही होना चाहिए भाई, गोल या पर्पज एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज है, तो एक ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, डिफरेंट नहीं है, राइट। मैंने बोला गोल एंड पर्पस, तो गोल और पर्पस कर लें आप, वो कोई मैटर नहीं कर रहा। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज बता दीजिए, वरना वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। एक और है कि इन ऑर्डर टू स्टार्ट वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज हाउ कैन वी गिव डेमो टू द क्लाइंट? अच्छा, दिस इज समथिंग जो कि अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, राइट। हम अभी इस चीज के ऊपर नहीं आ रहे, ये हम आगे जाके करेंगे जब मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दूंगा कि वेबसाइट को कैसे किसी से प्रोजेक्ट लेना है सारा कुछ, तो उस पॉइंट पे मैं पोर्टफोलियो और सारी चीजें मैं बताऊंगा। राइट नाउ योर फोकस शुड बी ओनली टू लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट, क्योंकि देखें क्लाइंट आपको तब मिलेंगे जब आपके पास स्किल होगी, स्किल नहीं होगी और क्लाइंट पहले लेना चाह रहे हैं, गलत है। और लिटरली आप सारे गलती करेंगे ये वाली, मैंने भी गलती की थी। जिस इंसान की बेसिक्स कमजोर है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैंने बस जल्दी जल्दी की, मैंने सोचा ये कि मुझे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं, मेरे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएं। मैंने ये कोशिश की, शुरू के अंदर मैंने सीखा नहीं, बाद में पता ये लगा कि नहीं यार ये तो बड़ी ज्यादती है, फिर मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट्स बंद करके पहले सीखा और बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, तो जो $100 के अंदर वेबसाइट बनाता था वो मैं $1000 के अंदर बनाता हूँ, ठीक है। फर्क आ जाता है आपकी स्किल सेट से बहुत ज्यादा। तो स्किल सेट के ऊपर ध्यान दीजिए अभी। कैन वी मेक 2 वेबसाइट्स ऑन 1 डोमेन? नहीं, डोमेन की तो अभी बात ही नहीं की, तो डोमेन को क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग। अभी मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, आगे जाके ना आप लोग काफी चीजें सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके खाते हैं। मुझे पता है कि यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड एंड यू वांट टू लर्न मैनी थिंग्स, आई अप्रिशिएट यू, बट द ओनली थिंग इज कि 2 घंटे के लेक्चर के अंदर आई विल टीच यू एवरीथिंग इंशाल्लाह, परेशान ना होइए। नाउ एक एक्टिविटी छोटी सी के टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की एक्टिविटी, राइट। मैं क्या करूंगा, देखो टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स दुनिया में किसी की नहीं है, नंबर 1, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स किसी की ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स इतनी ही हैं दुनिया के अंदर या इतनी हैं, ये नहीं आप कहते हो। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स जो होती हैं वो किसी ने बनाई भी नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपके लिए टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स यहाँ लिख दी हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी इस वेबसाइट से थोड़ी हेलो हाई करवाना चाह रहा हूँ। अक्सर जब आप डेवलपिंग सर्कल के अंदर बैठे होते हैं, बड़े प्रोफेशनल सर्कल के अंदर बैठे होते हैं, तो कोई बंदा कहता है आई हैव क्रिएटेड अ क्लासिफाइड वेबसाइट। अब आप भी किसी ऐसे सर्कल के अंदर बैठे हो और वहां पे किसी ने आपसे बोल दिया कि आई हैव क्रिएटेड अ क्लासिफाइड वेबसाइट, प्लीज विजिट,
और वहां पे आपको ठंडे पसीने आने लग गए कि यार सर हामिद ने तो हमें क्लासिफाइड वेबसाइट के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया, तो अब क्या करें हम? आप लोग परेशान हो जाओगे। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए अब मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। तो पहली दो वेबसाइट्स की डेफिनेशन एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, बाकी थर्ड से आप लोगों ने देनी होगी, ये आपकी डेफिनेशन वो होगी। तो थर्ड से आप लोग एग्जांपल्स देते रहोगे मुझे और वो आपका एक एक्टिविटी होगी। तो नंबर 1 इज कॉर्पोरेट वेबसाइट। अच्छा, कॉर्पोरेट वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है जी? कॉर्पोरेट वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो कि जितनी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उन वो अगर अपनी वेबसाइट बनाएंगी तो वो कॉर्पोरेट वेबसाइट लाएगी। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बैंकिंग की आप बात कर लें, बैंकिंग की कोई भी वेबसाइट होगी कॉर्पोरेट हो गई। आप यूनिलीवर की बात कर लें, कॉर्पोरेट हो गई। आप फातिमा ग्रुप, रफ़ी ग्रुप, निशाद ग्रुप, पैकेजेस ग्रुप, ठीक है, एंग्रो फूड्स, फातिमा फर्टिलाइजर्स, हबीब कंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी कॉर्पोरेट वेबसाइट्स हैं। आप लोग मेरी समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट वेबसाइट्स। इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, लाइक जरूरी नहीं है कि एक जैसी चीजें हो, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। अच्छा, वेबसाइट एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, लाइक उसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होती। जैसे बैरियर टाउन के अगर अंदर आप घर बनाओगे तो एक खास स्ट्रक्चर पे बनाओगे, ये है ना। लेक किसी भी लेक सिटी में बनाते हो, बैरियर टाउन में बनाते हो, किसी जगह बनाते हो, वो खास स्ट्रक्चर के ऊपर बनाते हो, राइट। लेकिन वेबसाइट्स क्रिएशन के ऊपर ये नहीं होता कि स्ट्रक्चर, अगर आपकी कॉर्पोरेट वेबसाइट है सबका एक जैसा स्ट्रक्चर होना लाजमी नहीं है, सिमिलर हो जाएंगी तो दैट्स टोटली फाइन। और कोई आपको आके पकड़ेगा नहीं, कोई जेल में नहीं डाल देगा, कुछ नहीं है, ठीक है। बस सिमिलैरिटीज होती हैं। और वो सिमिलैरिटीज क्या होती हैं? एक कॉर्पोरेट वेबसाइट के अंदर उनके डायरेक्टर्स का मैसेज होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, प्लस कॉन्टेक्टर्स का एक पेज होता है, प्लस न्यूज एंड इवेंट्स का एक पेज होता है, जिसके अंदर वो अगर अपने एम्प्लॉयज को ले जाते हैं कहीं घुमाने फिराने, कुछ करवाने, तो वो उसकी फिर बेसिकली तस्वीरें लगाते फिरते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि दीज आर द प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, अपने फ्रेंचाइजीज के बारे में बताते हैं कि यहाँ यहाँ हमारी फ्रेंचाइजीज हैं और ये सारा कुछ। तो वो कॉर्पोरेट वेबसाइट की एग्जांपल होती हैं। सेकंड आपके पास है पर्सनल वेबसाइट। अच्छा, पर्सनल वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो कि अ वेबसाइट अबाउट यू एंड योरसेल्फ। एग्जांपल देता हूँ, आप सीवी आप सबकी होगी, सीवी या रेज्यूमे, उसके ऊपर आपकी प्रोफेशनली सारी की सारी चीजें होती हैं, सारी प्रोफेशनल नॉलेज होती है सीवी के अंदर कि दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, और ये और वो करंटली मैं ये कर रहा हूँ, सारा प्रोफेशनली। एंड नाउ यू केम इनटू फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आप इफ यू आर पॉलिटिकल, तो आप पॉलिटिकल डिबेट्स करते हो। लेट्स से कि लास्ट नाइट जैसे इमरान खान की स्पीच थी, तो उसके ऊपर काफी लोगों ने वो किया, ये अच्छी स्पीच थी, काफी लोग उसके खिलाफ हैं, बट व्हाटएवर, ये पॉलिटिक्स को शो करता है, आपकी 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 पर्सनल चॉइसेस को शो करता है। फिर एक बंदा इन सारे केओस के अंदर बैठ के एक मूवी देख रहा था, उसने स्टेटस लगा दिया कि वॉचिंग दिस मूवी। एक बंदा नारायण कागान घूम रहा है, उसने लगा दिया कि ट्रैवलिंग टू नारायण कागान। तो कहने का मकसद ये है, पर्सनल लाइफ आपकी आ गई। जो आपकी पर्सनल वेबसाइट होती है ना, दैट इज द ब्लेंड एंड मिक्सचर ऑफ बोथ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ का। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? हामिदअली.com, शेब.अहमद.बेग.com, उसामा.अरशद.com, हमजा खुर्शीद.com, ठीक है जी। लेट्स से कि अमीर हमजा.com, एंजलिन गिल.com, फैसल खान.com, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हारून, मोहम्मद फारूक दुरानी.com, जुनेद अकरम.com, मुर्तज़ा.com, नशाद अली.com, ठीक है। तो कहने का मकसद ये सारी वेबसाइट जो आपकी अपनी ऊपर होंगी, आपके अपने नाम पे होंगी, दीज आर योर पर्सनल वेबसाइट्स। अब इन पर्सनल वेबसाइट्स के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो भी डालो, ठीक है। सलमान भाई आप ये पूछ रहे थे, तो इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हो और आप बता सकते हो कि हु यू आर और क्या करते रहे हो। और इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर आप अपनी पर्सनली चीजें भी बता सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, उसामा अरशद मेरा दोस्त है, उसकी अपनी वेबसाइट है, तो वो एक डिजाइनर है, ठीक है। तो वो डिजाइनिंग के पोर्टफोलियोज भी देता है वहीं पे साइट के ऊपर प्रोफेशनली, और वहां पे उसने बटन्स या लिंक्स भी लगाए हुए कि यू कैन हायर मी फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। या कोटेशन चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा, मीटिंग करनी है मीटिंग सेटअप कर लो। तो ये सारा प्रोफेशनली काम उसने किया हुआ है, प्लस उसने बताया मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, क्या किया है क्या नहीं किया, सारा, ताकि क्लाइंट उसको देख के और उसको चूज कर सके। वन थिंग। सेकंड थिंग इसके उसने उसको बिल्लियां पसंद है, ठीक है, पर्शियन कैट्स और ये सारे ब्रीड्स वगैरह उसको पसंद है, तो वो उनको पालता है और जाहिर सी बात है उनके बारे में फिर ब्लॉग पोस्ट लिखता है। रिसेंटली ही गॉट मैरिड, तो उसने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी कि हाउ आई गॉट मैरिड एंड क्या फंक्शन हुए हमारी शादी के अंदर, और हु माय वाइफ इज, और मैंने कैसे लाइफ पार्टनर को चूज किया, लाइक इस तरह की चीजें भी यू कैन डू इट। So let's say if it's raining in Karachi and you have a bad experience, so you can write it about it. So the thing is कि personal website is representing yourself, ठीक है। So that is
पर्सनल वेबसाइट। आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को। थर्ड थिंग इज क्लासिफाइड वेबसाइट। अच्छा एक सवाल था, मैं वो कंप्लीट कर दूं उसके बाद। ये कह रहे हैं कि जी सर एक क्वेश्चन करने के लिए साइन इन करना जरूरी है, कि मैंने ट्राई किया बट हाँ वो आज.idm.pakistan.pk पे लॉग इन होना जरूरी है, और लॉगिन्स आपके वही जो LMS के अभी आपको दिए हुए ना आईडीएम ने जो लॉगिन डिटेल्स आपको दिए हुए वही वहां चलेंगे। तो आज ट्राई कीजिएगा, आज से हो जाएगा। ओके अब आगे क्लासिफाइड वेबसाइट। देखें जी क्लासिफाइड वेबसाइट कैसी होती है पाकिस्तान में। क्लासिफाइड वेबसाइट की सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं अभी, लेकिन क्लासिफाइड वेबसाइट की पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। वो वेबसाइट जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आप दे सको, कोई लिस्टिंग कर सको कि यार आई हैव दिस थिंग अवेलेबल इफ यू वांट टू बाय, मुझसे खरीद लो, तो इस तरह की चीज, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजमेंट जिस पे ऐड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, दैट इज OLX.com, ठीक है। OLX इज अ क्लासिफाइड वेबसाइट, बिगेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर। अब आप लोगों ने भी बताने भाई मुझे, तो बताइए क्लासिफाइड वेबसाइट की और कौन कौन सी एग्जांपल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। एनीवन? मैं आप में से किसी का नाम नहीं लूंगा, तो इसलिए बेशक बोंगी मारी है चाहे कुछ भी कीजिए। एक भाई ने कहा ज़मीन.com ठीक कहा, Indeed.com ठीक कहा, parkwheels.com, बोली.com, पार्कव्हील्स बोली बिल्कुल ठीक कहा आपने। OLX हो गया, न्यूज़पेपर की पार्कव्हील्स, राइट। एक भाई ने कहा दराज, नहीं दराज नहीं आती, दराज इज नॉट अ क्लासिफाइड वेबसाइट। OLX और दराज में फर्क है ना। rosie.pk बिल्कुल आएगा। पार्क बिज के ऊपर क्या होता है, आई एम नॉट श्योर कि क्या होता है। लिस्टिंग्स होती हैं किस चीज की, बिजनेस की, कुछ बताइएगा मुझे ताकि मैं बता सकूं। मुस्तकबिल.com बिल्कुल आपकी एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, जॉब की लिस्टिंग्स हो रही है ना वहां पे। तो अगर पार्क बिज पे भी ऐसा कुछ हो रहा है तो या हो सकता है। कराचीज नॉब, ये भी नहीं मुझे मालूम भाई ये किस किस्म की है। जो फ्री की वेबसाइट्स होती हैं दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइड वेबसाइट। नहीं, फ्री की वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट नहीं होती। उनके ऊपर आप एड्स जाके लगा सकते हो, ठीक है। ओके सप्लायर्स की लिस्टिंग होती है, दैट इज अगेन क्लासिफाइड वेबसाइट, बिल्कुल ठीक है। बेथ.com बिल्कुल, रोजगार.pk बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्लासिफाइड वेबसाइट बेसिकली। अब आप आ जाएं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया आप सबको पता ही है कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर आप सोशली कनेक्ट हो सकते हो। तो ऐसी तमाम वेबसाइट जिसके ऊपर सोशली वो, हाँ OLX भेज दे .com, वो बिल्कुल OLX है। फेसबुक, लिंक्डइन जो है आपकी सोशल मीडिया है, और ट्विटर। और बताइए, बताते जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ तक आपको पता है कि सोशल मीडिया कौन कौन सी है। इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, और नेक्स्ट डोर.com आई एम नॉट श्योर है कि नहीं है, बट या अच्छा YouTube.com, किसी ने YouTube.com बोला, व्हाट्सएप बोला किसी ने, स्नैपचैट बोला किसी ने। या स्नैपचैट इज अ सोशल मीडिया वेबसाइट या ऐप इसको कह लो, लेकिन व्हाट्सएप एंड यूट्यूब, इन दोनों के बारे में ये नहीं कह रहा कि ये हैं या नहीं है, इनको 2 मिनट सेपरेट रखिए, मैं इनके बारे में अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। इनको जरा सा सेपरेट रखिए। it's all about communities of certain area connecting with each other, yeah then that is basically nextdoor.com फिर सोशल मीडिया वेबसाइट होगी, राइट। अब आप आ जाइए, ओके परफेक्ट परफेक्ट थैंक यू। अब आप नेक्स्ट आ जाइए, यूट्यूब और व्हाट्सएप किसी ने कहा, यही मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या सोचते हो। पहले मुझे बताइए क्या टिकटॉक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है? डू यू थिंक टिकटॉक.com, टिकटॉक है कोई इस तरह की वेबसाइट, ऐप है? चलो ऐप कर लेते, ऐप को भी काउंट कर लेते। क्या सोशल मीडिया है? क्या सोशल मीडिया है? कौन कौन कहता है यस, कौन कौन कहता है नो? हम्म, एग्जैक्टली। आधे लोग कह रहे हैं यस, आधे लोग कह रहे हैं नहीं, और यहीं पे सबसे बड़ी बात होती है। देखें सोशल मीडिया, अब सुन लीजिए जरा गौर से, सोशल मीडिया जो होती है वो एक ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जिसपे आप लोग सोशली कनेक्ट हो सकते हो। नंबर 1, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब सही है। जब यूट्यूब की बात आती है तो वहां पे आप सोशली कनेक्ट नहीं होते हो, वहां पे एंटरटेनमेंट मिल रही है आपको, तो यूट्यूब इज एन एंटरटेनमेंट वेबसाइट जिसके ऊपर आपको वीडियोस वगैरह मिल रही हैं। बट बट गौर से सुनिए, जब यूट्यूब ने देखा कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बूम पे है, तो उन्होंने वहां पे फेसबुक की तरह स्टेटस लगाने को कह दिया, फेसबुक की तरह चैट की ऑप्शन दे दी। सो यूट्यूब बिकम्स अनदर सोशल मीडिया थिंग। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो YouTube इज नॉट अ सोशल मीडिया, बट क्योंकि उसके अंदर ये छोटी सी फंक्शनैलिटी आ गई,
सो नाउ दैट इज अ टाइप ऑफ सोशल मीडिया, यू कैन से दैट। आप उसको भी गलत नहीं कहोगे जो वो कह रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए और आपको ऑप्शन दी जाए कि किसी एक को टेक्निकली चूज करें, तो यूट्यूब इज नॉट अ सोशल मीडिया वेबसाइट। सेम गोज फॉर व्हाट्सएप, सेम गोज फॉर स्काइप। वाई? क्योंकि व्हाट्सएप भी एक मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। यू आर नॉट सोशली कनेक्टेड देयर, आप चैट कर सकते हो, एक ऐप बनाई गई है चैटिंग के लिए, ऐप बनाई गई है, वो भी उनसे जिनसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेव हो, हर किसी से नहीं। फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है वहां पे, ठीक है। सोशली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। सो ये समझ में आई बात की। थर्ड, टिकटॉक की बात करें। टिकटॉक अगेन आपने कहा कि नहीं है, बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि उस पर एंटरटेनमेंट होती है। स्नैपचैट देखा जाए तो नहीं है, टेक्निकली होती है। लेकिन ये टिकटॉक या स्नैपचैट, इन दोनों के ऊपर आप देखो फॉलो कर सकते हो, चैट कर सकते हो, राइट। तो फॉलो और चैट का फीचर कहाँ से आया? सोशल मीडिया से। जब ये चीजें आपके पास वहां से आती हैं, तो टेक्निकली ये सोशल मीडिया नहीं होती, लेकिन रेस्ट ये दे कैन बिकम सोशल मीडिया। फिर आप कह रहे हैं सर व्हेन लाइव स्ट्रीम होती है यूट्यूब पे तो इट बिकम सोशल मीडिया। मैं वही बात कह रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम, स्टेटस, चैटिंग, ये सारी चीजें, फॉलो, ये सारी चीजें जो है बेसिकली सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो गई हैं। और इन केस हम उनको टेक्निकली तो नहीं है, लेकिन हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए। सो वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट में डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस है, वेब एप्लीकेशन कुछ और चीज होती है। खैर अभी इसको ना देखिए, अभी तो सिर्फ ये देखिए कि वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं। वेब एप्लीकेशन यार वो भी वेबसाइट बेस्ड ही होती है, लेकिन वो कुछ सॉफ्टवेयर टाइप चीजें होती हैं, वो कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी हम कर देंगे, लेकिन दैट इज आउट ऑफ द टॉपिक। सो होते होते वो सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली। वेब एप्लीकेशन जो होती हैं, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, और वेबसाइट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। ई कॉमर्स को देखें तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, को बता सकता है आप में से? हाँ अब आएगा दराज, दराज, अमेजोन, ईबे। क्योंकि दराज, किसी ने पहले बोला था कि दराज इज ए क्लासिफाइड वेबसाइट। नहीं भाई, दराज के ऊपर तो चीजें बिकती हैं। आप कहोगे ओएलएक्स पे भी बिकती हैं, लेकिन ओएलएक्स पे कौन बेचता है, दराज पे कौन बेचता है? ओएलएक्स पे हम बेचते हैं, हम अपने ऐड लगाते हैं। दराज पे तो हम अपने ऐड नहीं लगाते हैं। दराज पे तो चीजें बिक रही हैं दराज के थ्रू। तो दराज, अमेजोन, ईबे, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, होम शॉपिंग डॉट पी के, एक्सपोर्ट लेफ्टवर्ड्स, राइट, वट एवर यू कॉल। आपका कोई प्राइवेट है, जिस तरह मेरे दोस्त ने बनाया हुआ था, मैंने बनाया हुआ था, हम सारे सोशल मीडिया ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं। आपका कोई भी ऑनलाइन स्टोर है जिसके ऊपर आप कुछ भी बेच रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, क्लिक बैंक, फाइवर, ये नहीं आते इसके अंदर। एफिलिएट, सीजी एफिलिएट भी नहीं आता। एफिलिएट की शेयर है, शेयर सेल, और ये ब्लू होस्ट, गोडेडी, ये सारी ई कॉमर्स नहीं है। हाँ ई कॉमर्स अमेजोन है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, गोटू है, ये आपकी हैं। बाकी आपने एफिलिएट वेबसाइट्स का नाम लिया और उसके अंदर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, वो मिक्स ना कीजिए। और होस्टिंग वेबसाइट्स भी हैं, तो वो तीनों आपने मिक्स कर दी सर, ठीक है। तो वो मिक्स नहीं करनी। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स अलहदा होती हैं, होस्टिंग की वेबसाइट्स अलहदा होती हैं, जो एफिलिएट वेबसाइट्स होती हैं वो अलहदा होती हैं, ठीक है। जैसे शेयर अ सेल, सीजी एफिलिएट, क्लिक बैंक, नहीं नहीं नॉट सॉरी, ये सर ये तो लर्निंग का प्रोसेस है, प्लीज ऐसा ना कीजिए, ना आगे से कीजिएगा। दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस, यू आर ऑन योर राइट। तो ये जो फाइवर फ्रीलांसिंग होती हैं, फाइवर है, फ्रीलांसर है, गुरु है, अपवर्क है, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। जो आपकी एफिलिएट की वेबसाइट्स हैं, जैसे शेयर सेल है, क्लिक बैंक हो गया, इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं, दैट इज अगेन एन एफिलिएट वेबसाइट। एंड गोडैडी होस्टिंग की, कोई और ब्लू होस्ट, बी होस्ट, कुछ भी है, दैट इज अ टाइप ऑफ होस्टिंग वेबसाइट्स, राइट सर। तो ई कॉमर्स भी आपकी हो गई। अब आप आ जाइए फॉरम्स के ऊपर। फॉरम्स एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर एक खास कम्युनिटी होती है। फॉरम्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी खास कम्युनिटी होती है। अब आप में से कई लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन मैं पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा। देखिए फॉरम बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर कम्युनिटीज होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल, मैं पहली एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग का फॉरम, उस पर क्या होगा? उस पर जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग के या स्टूडेंट हैं या प्रो हैं या सीख रहे हैं, आज सीखा है कल सीखा है, जितने भी मर्जी साल हो जाए और सीखना चाहते हैं वो भी, लेकिन एक कॉमन इंटरेस्ट, सारी बातें जो रिलेटेड होंगी वो डिजिटल मार्केटिंग से होंगी। ये नहीं होगी कि आज आपने क्या पकाया, आपका मौसम कैसा है क्या नहीं, भाई ये वाली बातें नहीं होने लगी। ये नहीं होगी कि कल यूएन के अंदर इमरान खान ने स्पीच कैसे दी, नहीं, ये डिस्कशंस नहीं होंगी। डिस्कशंस होंगी,
बट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, सो एक इंटरेस्ट का टॉपिक होगा। Siyasat.pk is a forum for political discussions, वहां जाके आप सारी political discussions करोगे, क्योंकि that was a Siyasat.pk का forum, political forum। सेम वे के अंदर पार्कविल्स का फोरम है, सो वहां पे एक ही बारे में बात होगी, व्हीकल्स एंड ट्रैवलिंग, ये दो चीजें, क्योंकि व्हीकल होती है और ट्रैवल करता है इंसान, तो व्हीकल्स एंड ट्रैवलिंग, ये दो बातें बेसिकली पार्कविल्स के फोरम के ऊपर होंगी। और इस तरह के डिफरेंट फोरम्स होते हैं, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट के फोरम्स होते हैं, डॉक्टर्स के फोरम्स होते हैं, पेडिट्रिशियंस के फोरम होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट के फोरम्स होते हैं, राइट, गायनेकोलॉजिस्ट के फोरम्स होते हैं, पेडिट्रिशियंस के फोरम्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक के फोरम्स होते हैं, ये डिफरेंट, ताकि उधर डिफरेंट किस्म की एक स्पेसिफिक तरह की बात हो सके। मेरी जब बेटी पैदा हुई थी तो थोड़ा बीमार हो गई थी, और जब बच्चे को पहला पहला बुखार होता था, माँ बाप को ज्यादा होता है, और हालांकि उसको हल्का सा बुखार था, लेकिन मैंने सर्च करना शुरू कर दिया नेट के ऊपर सारा कुछ, तो मुझे एक फॉरम मिल गया, इंडियन फॉरम है, ऐप, इट्स लाइक एन ऐप, मुझे तो ऐप के अंदर मिला, पता नहीं उनकी वेबसाइट होगी कि नहीं होगी, मैंने चेक नहीं की, बट द फॉरम वाज, उसका नाम था babygoo.com। अब कितना क्यूट सा नाम है, babygoo.com। सो वो, उस फॉरम पे होता क्या है, उस फॉरम पे जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो मौजूद हैं, जितने भी पेडिट्रिशियंस हैं वो मौजूद हैं, एंड दे आर ऑल टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट देयर चाइल्ड, उनकी डिजीजेस, उनकी सफरिंग्स, इन चीजों के बारे में। सो लेट्स से मैंने वहां पे पोस्ट किया कि मेरी बेटी को इतना बुखार है, और विदाउट एनी रीजन, राइट, मैंने उनको लिखा, हाँ डॉक्टर को चेक करा दिया था, लेकिन मैंने बोला कि इतनी छोटी बच्ची को दवाई देना सही है कि नहीं, लाइक मैं पहली मर्तबा पेरेंट बना था, घर में सारे होते हैं, लोग बताते हैं, लेकिन स्टिल आप जब पहले मर्तबा पेरेंट बनते हो आपको बड़ा डर होता है। सो मैंने पूछा, अब वहां पे मुझे जो एक्सपीरियंस्ड फादर्स थे उन्होंने रिप्लाई किया, नीचे लिखा कि दैट इज सेफ, कौन सी गोली दे रहे हो, क्या सिरप दे रहे हो, क्या ड्रॉप्स दे रहे हो, ये बताया, ठीक है, सारा कुछ पूछा, डिस्कशन होती रही, तो मैं उनका जवाब देता रहा, मुझे गाइड करते रहे। एक्सपीरियंस मदर्स भी वहां पे थी, ठीक है, वो बताती नहीं, और वहां पे कुछ पेडिट्रिशियंस भी थे, ठीक है, डॉक्टर्स थे, वहां पे बताते रहे कि यार हम डॉक्टर्स हैं और आप इजी होके दीजिए, इस तरह की कोई चीज नहीं है, राइट, और वो गाइड करते हैं वहां पे। सो बेसिकली कम्युनिटी बन गई फॉर फॉर पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के बारे में राइट चीज चाहते हैं। तो बेबी गूगू के नाम से अगर आप सर्च भी करोगे तो यू विल गेट इट। तो दैट इज अ टाइप ऑफ फॉरम। सेम वे के अंदर अब अगर आप फेसबुक को देखो, तो फेसबुक के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए जो दे आर एक्टिंग लाइक अ फॉरम, जैसे कि ईट स्लीप रिपीट या फूडीज आर अस, उस पे सारे फूड रिलेटेड काम होगा। होटलिंग के बिजनेसेस होते हैं तो उनका एक ग्रुप बन गया। क्राकरम क्लब के नाम से आप में से होगा, ट्रैवलिंग के ग्रुप्स बने होते हैं, लोग उसके ऊपर उस तरह की बातें कर रहे होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं उस पे होता है। एंड लड़कों का ग्रुप बना हुआ है सोल ब्रदर्स पाकिस्तान, लड़कियों का ग्रुप बना हुआ है सोल सिस्टर्स पाकिस्तान, राइट। सो इस तरह के ग्रुप्स बने हुए फेसबुक के ऊपर जिसपे हर तरह की कम्युनिटी है। अब अगर जो सोल ब्रदर्स हैं वो सारे के सारे अपने लड़के लड़कों वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है, सोल सिस्टर्स के अंदर हम होपफुल के लड़कियों वाली बातें सारी होती हैं, वहाँ पे डिस्कस करती होंगी। सो ऑब्वियसली एक कम्युनिटी बन जाती है। सिंस यू आर फ्रॉम आईडीएम पाकिस्तान, तो हम अगर आपका एक ग्रुप बना दें तो योर कॉमन इंटरेस्ट वुड बी आईडीएम पाकिस्तान एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो यू वुड बी डिस्कसिंग लाइक दिस। अब आपकी एग्जांपल्स हैं कोरा। कोरा इज नॉट अ फॉरम बेसिकली। द रीजन इज के कोरा के ऊपर आप हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइक मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इमरान खान ने कल की स्पीच के अंदर क्या कहा। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि एक बल्ब जो होता है वो कितने वाट कंज्यूम करता है। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इंडिया का टोटल डेफिसिट कितना है। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान का टोटल डेफिसिट कितना है। तो आई कैन आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। बट जैसे आपका ask.idmpakisan.pk है, क्या वहां पे किसी और रिलेटेड सवाल पूछते हो? क्या वहां पे कोई ये पूछता है कि यार चावलों के अंदर बेसिकली कितना पानी डालूं कि चावल उबल जाएंगे? ऐसा कोई बात पूछता है? नहीं पूछता ना। तो ये चीजें बेसिकली वहां नहीं पूछी जाती, स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछा जाता था। कोरा इटसेल्फ इज नॉट अ फोरम, बेसिकली इट्स एन Q&A वेबसाइट, क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट, और दीज आर द टाइप्स ऑफ अनदर, मतलब एक अनदर वेबसाइट है, राइट। समझ रहे हैं? क्लियर होता है आप सबको? कोई सवाल इस चीज से रिलेटेड? sock.com बिल्कुल आपका ई कॉमर्स में आता है, बिल्कुल आपने कहा था पहले, सही कहा था। नंबर ऑफ विजिट टू अ वेबसाइट और फोरम कैन जनरेट मनी। अच्छा, डेट्स रेडी, इट्स अ बिट अर्ली। हाँ, दे कैन जनरेट यू मनी, लेकिन ये अभी जो आपका सवाल है इट्स अ बिट अर्ली। मैं आगे जाके इस चीज के ऊपर आपको गाइड करूंगा। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह, डोंट वरी, लेकिन आगे जाके। बट यस, विजिट नहीं, विजिट के ऊपर पैसे नहीं मिलते। देयर आर अदर थिंग्स जो कि आपको मोनेटाइज करनी होती हैं। आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली इंशाल्लाह, उस चीज के हवाले से टेंशन ना लीजिए, बट दैट्स बिट टू अर्ली।
एजुकेशनल वेबसाइट्स की बात करें, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, बिल्कुल आईडीएम पाकिस्तान, अगेन आप एजुकेशन ले रहे हो, coursera.org सही फरमा रहे हैं, khanacademy.org सही फरमा रहे हैं, udemy.com ठीक है, edx.com, virtual university रया राइट, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, नस्ट, फास्ट, कराची, whatever, जो भी आपकी होगी, एनईडी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आपके एजुकेशनल इदारे हैं। फिर आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उनकी वेबसाइट्स हैं तो उसमें आती हैं, लेट्स से वापडा, पेपको, शेपको, लेपको, जो भी हैं हमारे, ठीक है, एंड नादरा, एफबीआर, एफआईए, राइट। तो जितनी भी गवर्नमेंट की है, पीएमओ, राइट, ये जितने भी आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनकी इनकी मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट चलाती हैं। और अब आप आ जाएं एंटरटेनमेंट वेबसाइट के ऊपर। दुनिया की सबसे मशहूर एंटरटेनमेंट वेबसाइट इज यूट्यूब, ठीक है, सोशल मीडिया में भी आ रही है लेकिन यूट्यूब भी आप देखें। फिर इसके अलावा एंटरटेनमेंट के अंदर गेमिंग की वेबसाइट्स भी आ जाती हैं और बहुत सारी, टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, बिल्कुल नेटफ्लिक्स बेहतरीन, आईफ्लिक्स परफेक्ट, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स जो कि आपकी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स है, राइट। एंड मैंने लिखा है मैनी मोर, ये इतनी खत्म नहीं हो गई। मैनी मोर का मतलब है स्पोर्ट्स वेबसाइट अलहदा है, न्यूज वेबसाइट अलहदा है, क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट अलहदा है, स्टॉक वेबसाइट अलहदा है, ट्रेडिंग की वेबसाइट अलहदा है, सो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स अलहदा हैं, एफिलिएट की वेबसाइट्स अलहदा हैं, होस्टिंग कंपनी की वेबसाइट अलहदा है। सो वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। लेकिन या हॉलीवुड बॉलीवुड भी आपके एंटरटेनमेंट के अंदर ही आएंगे, लेकिन ये मैं इसलिए आपको बताई सारी बातें ताकि आपको एटलीस्ट मालूम हो। अच्छा, साउंड क्लाउड एंटरटेनमेंट वेबसाइट है, savan.com एंटरटेनमेंट वेबसाइट है, अपनी isp.com एंटरटेनमेंट वेबसाइट है, गाना.com एंटरटेनमेंट वेबसाइट है। सो वी हैव सो मेनी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, डेली मोशन और tune.pk, ytpark.com, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। तो मैंने इसलिए आप लोगों को ये चीज बताई, राइट जी। थैंक यू सो मच। अब आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। इट्स फर्स्ट पार्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इट्स 6:02, 6:07 के ऊपर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। 5 मिनट्स ब्रेक एंड उसके बाद फिर हम हाजिर होंगे। अच्छा, इस ब्रेक के दौरान करना क्या है जी, नमाज ब्रेक कर लें। मुझे नहीं पता अब आपके शहर में किस टाइम होता है, क्या होता है। चलें, मैं अभी 10 मिनट की ब्रेक यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन अभी लाहौर के अंदर तो टाइम है 5-10 मिनट है। सो आप में से जिसका जो टाइम होता है नमाज का काइंडली पढ़ लीजिएगा। 7 मिनट्स की ब्रेक दूं? चले, मैं आपको 7 मिनट्स की ब्रेक दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सर प्लीज बताएं, आपका कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? मेरा कल वाला लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। नहीं, आप चेक करें, हो गया होगा। अगर स्टिल कोई इशू आता है सो वो आप, अब्दुल समद नूरानी साहब का नंबर है, ये कह रहे हैं जी हो गया। सो हो गया होगा, आपको दिखा नहीं होना, या दिख भी गया होगा तो शायद आपने जल्दी देखा होगा। कि काफी लोग कह रहे हैं हो गया, तो प्लीज चेक कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये चीज आप अब्दुल समद नूरानी साहब से रब्ता कीजिए। स्लाइड्स के लिए भी उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कहाँ जाके आपको स्लाइड्स और कहाँ जाके आपको लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। सो अब्दुल समद नूरानी साहब इज द राइट पर्सन टू फॉर दिस। या सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स देयर, सो इट्स अपलोडेड ऑलरेडी। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट एक चीज के लिए। अच्छा, गिव मी अ मिनट कह रहा हूँ, सॉरी। ब्रेक पे हम जा रहे हैं। हर क्लासेस की स्लाइड्स मिलेंगी जिसमें है, अब इस क्लास की हैं, अगली क्लास की नहीं है। खैर, इट्स 6:03 एट माई एंड। इंशाल्लाह हम 6:10 के ऊपर दोबारा हाजिर होते हैं। एंड मीनवाइल मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद भी जा रहा हूँ, नमाज वगैरह पढ़ूंगा, आप लोग भी जो भी हिसाब किताब है। 6:10 के ऊपर बस बेसिकली वापसी आ जाइए आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच। एंड मीनवाइल ये माइक ना ओपन कीजिएगा अपने किसी के भी, काइंडली माइक ऑफ कर दीजिए, काइंडली माइक ऑफ कर दीजिए। माइक्स वगैरह आप लोग ऑन नहीं कीजिएगा। जब मैं आऊं इंशाल्लाह तब उसके बाद आप माइक ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।
जी अस्सलाम वालेकुम। क्या सुन पा रहे हैं अभी मुझे? या गुड हो गया, चलें, थैंक यू थैंक यू। ओके, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं हम। अब जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने सीखनी है डेट इज़ डोमेन होस्टिंग। देखें, किसी भी तरह की कोई भी वेबसाइट बनानी है, किसी ने भी बनानी है, चाहे मैं हूँ, आप हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी इदारा हो, आर्मी हो, मैं हूँ, मतलब डिफरेंट लोग, जो कुछ भी किसी भी तरह की वेबसाइट से डोमेन होस्टिंग होना लाजमी है उनके पास। अगर उनके पास डोमेन होस्टिंग नहीं होगी, दैट मीन्स कि वो वेबसाइट नहीं बना सकते। क्लियर? इसका मतलब किसी भी वेबसाइट के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो डोमेन होस्टिंग है। जिस तरह किसी घर की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आप रेत लाओगे, बजरी लाओगे, ब्रिक्स लाओगे, सीमेंट लाओगे, ये वो सरिया वगैरह सारा कुछ, ठीक है। सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ही होते हैं। अगर वो ना हो तो घर का स्ट्रक्चर ही ना खड़ा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो डोमेन एंड होस्टिंग बेसिकली वेबसाइट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दैट्स इट। अब पहले डोमेन को सीख लीजिए, फिर होस्टिंग की तरफ जाएंगे। डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है, दोनों चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो डोमेन क्या है। डोमेन एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। डोमेन इज द वेबसाइट्स एड्रेस। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ फेसबुक पे जरा जाइए आप, तो आप कैसे क्या आएंगे, आप क्या करेंगे, www.facebook.com, ठीक है। तो www.facebook.com, दैट इज द एड्रेस ऑफ फेसबुक्स वेबसाइट, ठीक है, नंबर वन। फिर मैं आपको कहूँ IDM पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाइए, तो आप क्या करेंगे, idmpakistan.pk, दैट इज अ डोमेन ऑफ IDM पाकिस्तान वेबसाइट, राइट सर। थर्ड, आपके पास एक चीज़ आ जाती है, दैट इज youtube.com, सही, coursera.org, pu.edu.pk, KU Karachi University.edu.pk, VU Virtual University.edu.pk, सही है। And then you have some websites जैसे कि daraz.pk, amazon.com, right, alibaba.com, right, so इस तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं। olx.com.pk, सही है जी, google.com.pk, so ये जितने भी मैंने अभी लिखे हैं सारे के सारे डोमेन नेम्स हैं। ये जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे डोमेन नेम्स हैं, यानी कि वेबसाइट्स के एड्रेस हैं। सो ये बेसिकली वो होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अक्सर औकात लोग ये बड़ा परेशान होते हैं कि सर www लगाना चाहिए शुरू में कि नहीं लगाना चाहिए। अब एक भाई है यहाँ पे, आप में से किसी का नाम लेता हूँ मैं, मोहम्मद जुनेद अकरम, ठीक है, लेट्स से जुनेद भाई आपका नाम ले रहे, मोहम्मद जुनेद अकरम। मैं इनको जुनेद भी बोलूँगा तो पता लग जाएगा मैं जुनेद की बात कर रहा हूँ। क्या ज़रूरी है कि मैं मोहम्मद जुनेद अकरम बोलूँ? बोल लूंगा तो अच्छी बात है, नहीं बोलूंगा तो दैट्स टोटली फाइन, जुनेद से भी काम चल जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो फर्स्ट नेम आपका लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो देखो, मोहम्मद अकरम कहूंगा तो वो गलत है, मोहम्मद जुनेद अकरम कहूंगा तो ठीक है, क्योंकि अकरम इनके वालिद साहब का नाम होगा, मोहम्मद इनके साथ लगा है नाम के साथ, तो मोहम्मद अकरम कहूंगा तो इनके वालिद साहब का नाम ले रहा हूँ मैं, इनका नाम नहीं ले रहा, वो गलत हो जाएगा। जो ठीक चीज है वो जुनेद है, मेन चीज है जुनेद है, तो जुनेद नाम लूंगा तो चल जाएगा काम। सो इसी तरीके से www.facebook.com, इसमें facebook.com इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, www नहीं है। अब आप लिखो या ना लिखो ये इसके साथ ही आता है, लिखो या ना लिखो ये इसके साथ ही आता है। लेट्स से कि idmpakistan.pk तो www.idmpakistan.pk,
लिख लोगे गुड, नहीं लिखोगे तो मसला नहीं है, आएगा उसके साथ, इट इज अंडरस्टूड के इसके साथ ही आएगा। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों को थोड़े से सवालात पूछ रहा हूँ कुछ कंफ्यूज करने के लिए। यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को डोमेन होस्टिंग के बारे में समझ में लगे। एंड मेरे वर्ड्स के ऊपर, मेरे सवालात के ऊपर गौर कीजिएगा और फिर उसका जवाब दीजिएगा। टेल मी वन थिंग कि इज दिस अ डोमेन नेम और नॉट? कौन कौन आप में से कहता है, मैं नाम नहीं लूंगा आप में से किसी का, तो आप लोग काइंडली तुक्के मारिए, जो मर्जी कीजिए। इज दिस अ डोमेन नेम, यस और नो? जल्दी जल्दी बताइएगा, टाइम कम है, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे तो बस यस और नो ही तो कहना है आपने, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा। राइट, सो हो सकता है बट अभी नहीं है। अच्छा, ये भी आया कि वो मे बी भी हो गया एक। अच्छा सर, आधे लोगों ने, अगेन वही चीज होती है, हमेशा आधे लोग कहते हैं यस, आधे लोग कहते हैं नहीं। एंड द राइट आंसर इज यस। मैंने बोला इज दैट अ डोमेन नेम, मैंने ये नहीं बोला कि इज दैट द ये फेसबुक का डोमेन नेम है कि नहीं, ये नहीं मैंने बोला। मैंने बोला ये डोमेन नेम है या नहीं, तो यस दैट इज अ डोमेन नेम। हाँ, आप लोगों में से जिन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इसलिए कहा कि इधर एस लगा हुआ है सी की जगह, राइट? क्यों? इसीलिए बोला ना। तो मैं आपको बता दूं ये डोमेन नेम है, लेकिन ये फेसबुक का डोमेन नेम नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको सर ये फेसबुक का डोमेन नेम नहीं है, यस यू आर राइट, ये फेसबुक का डोमेन नेम नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अमेजोन से कोई चीज मंगाई, मैंने हाउस नंबर, मेरा हाउस नंबर है 51, लेट सपोज मैंने गलती हो गई मेरे से, मैंने हाउस नंबर 50 दे दिया, ब्लॉक भी सेम दिया, एरिया भी ठीक दिया, पोस्टल कोड भी ठीक दिया, सब कुछ ठीक दिया, सिर्फ हाउस नंबर की गलती हो गई। तो वो जो एड्रेस था मेरे एड्रेस पे नहीं पहुंचा, रॉन्ग एड्रेस पे पहुंच गया। इट मींस कि वो एक रॉन्ग एड्रेस पे चला गया, लेकिन एड्रेस तो वो फिर भी था, एड्रेस ही था ना। रॉन्ग एड्रेस था लेकिन एड्रेस था। सेम वे के अंदर ये रॉन्ग डोमेन है फेसबुक की, लेकिन दैट्स अ डोमेन नेम बेसिकली। क्लियर होती है कंफ्यूजन कि नहीं होती? आई गेस क्लियर हो गई होगी, है ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप में से कोई भी बंदा प्लीज मुझे बता दे कि कंफ्यूजन है सर, मुझे क्लियर कर दें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। राइट, अब सेकंड चीज, अब दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से, बड़े मजे मजे के क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा, आप लोगों ने जवाब देना है। हाँ जी, इज दैट अ डोमेन नेम? ओके ओके, हाँ सही है। 3 से 4 लोगों ने कहा, बल्कि 6-7 हो गए अब तो, 7 लोगों ने कहा सर दैट इज डोमेन नेम, बाकियों ने कहा दैट इज नॉट, और कुछ 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि सर ये एक वेबसाइट का पाथ है। वो जो पाथ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दैट इज, सबसे पहली बात, दैट इज नॉट अ डोमेन नेम। जो लोग नो कह रहे थे वो ठीक कह रहे हैं, दैट इज नॉट अ डोमेन नेम। क्यों नहीं है? मैंने पूछा आपसे ये डोमेन नेम है, तो इसमें ये पूरी चीज आ रही है। सिर्फ यहां से लेकर यहां तक अगर हाईलाइट करके पूछता है ये जो हाईलाइटेड चीज है क्या ये डोमेन नेम है, और आप कहते हैं यस दैट इज अ डोमेन नेम, तो दैट वाज द राइट आंसर। लेकिन अगर आप यहां से लेकर यहां तक की चीज को देख रहे हैं और आप कहते हैं कि इज दैट अ डोमेन नेम, नहीं, दैट इज नॉट द डोमेन नेम। ठीक है? क्यों? क्योंकि दैट इज द यूआरएल या लिंक। ये आपका लिंक है या यूआरएल है। बात समझ में आई? और यूआरएल या लिंक क्या होता है? यूआरएल का आप कहते हैं सर, यूआरएल को आप बताएं कि बेसिकली यूआरएल स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, तो आप गूगल कर लीजिए यूआरएल किस लिए स्टैंड होता है। लेकिन ये बात बस याद रख लीजिए कि ये लिंक है, ये एक पाथ है। आपने सही बोला, पाथ कह लें, आप लिंक कह लें, यूआरएल कह लें, एक ही बात है, लेकिन ज्यादातर इसको यूआरएल या लिंक कहा जाता है। राइट, दैट इज अ यूआरएल या लिंक। क्योंकि इसके साथ डोमेन नेम जब आपने खरीदनी होती है तो आप इतने इतने खरीदते हो, रजिस्टर करते हो, इतना इतना करते हो, इतना इतना नहीं करते। ये आगे से आप कुछ भी लगा लो, ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है, आपकी प्रोफाइल का लिंक कुछ और हो सकता है। ठीक है? अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है इसको लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसको लैंडिंग पेज नहीं, अभी लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट ना लाइए, वो आगे चल के आएगा, मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह लैंडिंग पेज के अंदर क्या फर्क होता है क्या नहीं होता। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिले होते हैं लोगों के, तो वो मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था आपका, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, लेकिन अभी के लिए वेबसाइट का ये यूआरएल है। ठीक है,
वो हम बाद में देखेंगे कि लैंडिंग पेज क्यों कह रहे हैं और क्यों नहीं कह रहे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। द ओनली थिंग दैट एड्स इज दैट इट हैज आल्सो द फाइल नेम विद इट। हाँ, फाइल नेम नहीं है, बेसिकली दैट्स अगर आप वेबसाइट के टर्म्स में देखो तो हाँ वो फाइल नेम हो सकता है, लेकिन ये फेसबुक है ना, फेसबुक की वेबसाइट है, तो फेसबुक के लिए यूआरएल बन, ये उसका प्रोफाइल लिंक दे रहा है। हाँ, तो वो प्रोफाइल की एक फाइल बनी हुई होगी ना मेरी भी, तो आप उस लिंक में कहोगे तो वो है या पर्मा लिंक, ठीक है। लेकिन इसको ओवरऑल इसको आप क्या कहोगे, दैट्स अ यूआरएल। ठीक हो गया जी, इसको आपने याद रखना है कि दैट्स अ यूआरएल। ओके, अब मजे की बात, अब मैं यहाँ पे आपको फंसाने लगा हूँ एक दफा और, प्लीज मुझे बताइए, इज दैट अ डोमेन नेम और नॉट? ये डोमेन नेम है या नहीं? कौन कौन कहता है यस, कौन कौन कहता है नहीं? ओके, 3 बंदे हैं जिन्होंने कहा नो। कौन है ये लोग? नाम नहीं लेते, लेकिन आप बताएं कि क्यों नहीं है। चलें, बाकी सारे तो कह रहे हैं यस, तो मैं तो उनकी बात मान लेता हूं, लेकिन आप बताएं, आप कह रहे हैं नहीं, क्यों नहीं? या बिकॉज दिस इज अगेन अ यूआरएल एंड लिंक। बाकी सबने गलत बोला, ये 3 लोग बिल्कुल शहजादे निकले, उन्होंने ठीक बोला। दैट्स अ यूआरएल एंड ये लिंक क्या लेता, ठीक है। द रीजन इज कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को तो कह सकता हूँ कि दैट्स अ डोमेन नेम, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक को नहीं कह सकता कि दैट्स अ डोमेन नेम, दैट्स अ लिंक एक्चुअली। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, देखो आप लोग को मैं समझाता हूँ। आप लोग कहते सर देखें, अगर आप यहाँ से फेसबुक को लॉगिन करते हैं जो भी है, तो फेसबुक का जो कॉपी है, इसको आप कॉपी करेंगे लेट्स से, तो उसका लिंक तो ऐसे ही आएगा ना। ये देखें, आपने कॉपी किया, ऐसे ही आया, सेम नहीं आया, तो सर दैट्स अ टाइप ऑफ डोमेन। नहीं, ये जो आपके HTTP और HTTPS होते हैं ना, ये प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, और ये वेबसाइट के ब्राउजर के साथ मिलते हैं। जैसे कि अभी मेरे ओपरा के ब्राउजर के साथ वो मिला और उसने लगाया, ठीक है। अगर मैं फेसबुक ओपन करूंगा, आपको HTTPS लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको facebook.com आएगा, लेकिन जब वो कॉपी करेगा तो फिर उसके अंदर वो चीजें आएंगी बेसिकली, ठीक है। तो मैंने वो साइट बंद कर दी और वो चला दी, बहरहाल मैं इसको गलती हो गई मेरे से, तो फेसबुक ही चल जाएगी आपकी। बहरहाल इसको मैं देखता हूँ, लेकिन स्टिल द थिंग इज के ये एक्चुअल में आपकी बेसिकली HTTP और HTTPS का फर्क यहाँ पे बेसिकली आता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोटोकॉल्स हैं, और प्रोटोकॉल्स अगर किसी के साथ लग जाए, चाहे HTTPS लगे चाहे HTTP लगे, वो उसका हिस्सा नहीं होता। डोमेन नेम इतनी होती है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक खरीदते हो, लाइक www को खरीदो नहीं तो वो साथ लग जाता है, लेकिन स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेन नेम। लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज को आप खरीदते हो। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करने था, आई होप कि क्लियर हुए होंगे। कंफ्यूज हुए होगे आप, लेकिन मैंने जो उसके बाद रीजनिंग दी वो ठीक हो गई। एंड प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली क्या है, प्रोटोकॉल्स आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, आप में से कोई बंदा कंफ्यूज तो नहीं हो गया? यस और नो, क्लियर हो गया कि नहीं? ओके फाइन, इट्स लाइक द मिडिल एंड द लास्ट नेम, राइट? नहीं, नॉट द मिडिल एंड द लास्ट नेम। www की मैंने एग्जांपल दी थी, बाकी HTTPS तो प्रोटोकॉल है, वो उसके साथ किसी भी वेबसाइट के साथ लगेगा ही लगेगा, या HTTP लगना है या HTTPS लगना है, लेकिन वो आप खरीदते नहीं हो। वो वेब ब्राउजर जो होता है वो उसके थ्रू, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ओपन करता है। जैसे पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए वो अक्सर कहता है, या एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर लो, तो वो उसी पे खुल सकती है ना। तो सेम वे के अंदर वेबसाइट भी उसी के ऊपर ओपन हो सकती है जिसका प्रोटोकॉल HTTP और HTTPS में से कोई एक हो, ठीक है। ओके, अब आप कर लें जी होस्टिंग की बात, कि होस्टिंग क्या होती है भाई। डोमेन तो वेबसाइट का एड्रेस होता है, तो आई एम सॉरी मैंने इसको बंद कर दिया। होस्टिंग क्या होगी? चले सवाल पूछता हूँ आपसे, इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सवाल भी बड़ा घुमा फिरा के पूछूंगा, ताकि आपको फनी वे में याद रहे। फर्ज करें IDM पाकिस्तान एक एनुअल डिनर करवाता है और आप सबको इनवाइट करता है, आए आप सारे एनुअल डिनर पर इनवाइटेड हैं, तो आप सारे क्या करोगे? लड़के जो है खूब पैंट शर्ट पहन के, और वो मतलब कोट पैंट पहन के, टाई शाई लगा के, किसी ने बो लगाई हुई होगी, किसी ने कुछ, और वो ये बाल यहाँ से बना के, ये बाल वहाँ से स्प्रे करके, घड़ी पहन के, सही टाई शाई सब कुछ लगा के आएंगे और तैयार होके आएंगे, ठीक है। लड़कियां भी खूब तैयार होंगी, और अब जब हम तैयार होते हैं तो हमारे हाथ में खुजली हो रही होती है, ना 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 पुत्र, आज तो मैं तैयार हो गया हूँ, आज तो मैं सेल्फी लेके दुनिया को बताऊंगा मैं कितना खूबसूरत या खूबसूरत लग रही हूँ, ठीक है।
तो यही होता है, हम सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर 1000 फिल्टर लगाने के बाद अपलोड कर देते हैं। ये मैं भी करता हूँ सर, ये आप भी करते होंगे ऑब्वियसली, हम सारे एक जैसे ही हैं। तो अब सवाल मेरा आपसे ये है, ये मैंने आपको इसलिए किया था कि आपका थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। सवाल मेरा ये है, ये जो फेसबुक पे आपने तस्वीर अपलोड की है, राइट, फेसबुक पे सेल्फी अपलोड कर दी आपने, और उसके बाद वो सेल्फी आपने अपने मोबाइल फोन से डिलीट कर दी। देखो, जब तक मोबाइल फोन के अंदर थी तो वो आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज के अंदर सेव हो रही थी, है ना, आपके कार्ड के अंदर सेव हो रही थी, मोबाइल फोन के अंदर स्टोर हो रही थी। लेकिन जब आपने उसको वहां से डिलीट कर दिया और फेसबुक पे अपलोड कर दिया, तो क्या फेसबुक पे भी डिलीट हो जानी चाहिए कि नहीं? और नहीं होती, वहां पे रहती है। इसका मतलब जब मोबाइल में डेटा सेव हो रहा था, इमेज तो डेटा होता है ना, डेटा जब मोबाइल में सेव हो रहा था तो वो वहां पे भी सेव हो रहा होगा फेसबुक के ऊपर। सवाल ये कि कहाँ सेव हो रहा है, कोई बता सकता है? तुक्का। फेसबुक के सर्वर के अंदर, कोई भाई कह रहे हैं सर्वर्स के अंदर, सर्वर और डेटाबेस के अंदर, और लोग बताते रहिए, आई एम हियर एंड लिसनिंग। डेटाबेस और सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, यही चल रहा है। ये कौन से सर्वर, ये चौधरी सर्वर या हमारे खानदान में जो एक सर्वर भाई होते हैं वो है? ये ना तो चौधरी सर्वर है ना कुछ है। ये जो सर्वर लोग बात कर रहे हैं ये है, और ये लोग जो सर्वर्स बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, डेटाबेस भी बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सर्वर आंसर है। डेटाबेस एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको भी अभी बता देता हूँ, लेकिन बेसिकली ये सर्वर होते हैं जिसके अंदर आपका डेटा सेव हो रहा होगा फेसबुक का। तो फेसबुक इस तरह का एक सर्वर रखा हुआ होगा फेसबुक ने, जिसके अंदर आपका डेटा सारा सेव हो रहा है। ये सर्वर चौधरी सर्वर नहीं है, ये आपकी जो हार्ड डिस्क होती है ना लैपटॉप के अंदर, जो हार्ड डिस्क होती है, ये इसका सबसे बड़ा वाला भाई है सर्वर, ठीक है। ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा मुस्तंदा, ठीक है, ये वो बंदा है। तो ये काफी हैवी ड्यूटी और काफी जानदार किस्म का एक सर्वर है, एक इक्विपमेंट है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क छोटी होती है, छोटी सी होती है, ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा वाला भाई है, तो ये उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। स्टोरेज ये भी करता है। देखें, एक बात आपको बता दूं, मोबाइल फोन के अंदर जो डेटा सेव होता है वो आपके SD कार्ड्स या आपके मोबाइल फोन की इंटरनल स्टोरेज के अंदर होता है। आपके लैपटॉप के अंदर या आपके सिस्टम्स के अंदर जो सेव होता है डेटा, वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होता है। आप USB के अंदर भी डेटा सेव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डेटा सेव कर सकते हो। फिर USB के बाद लोगों के नीड्स बढ़ने लग गई, तो वो बेसिकली जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आती हैं उसके अंदर होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के अंदर भी डेटा आपका सेव होने लग गया। लेकिन जो वेबसाइट का डेटा होता है ना सर, उसने भी सेव होना होता है, और वो जहाँ पे जाके सेव होता है दैट इज योर सर्वर। और ये सर्वर कहाँ होता है? ये सर्वर आपको किसी भी हार्डवेयर से मिल जाएगा, किसी भी से नहीं, खैर ये स्पेसिफिक से मिलेगा। सर्वर्स होते हैं ये हार्डवेयर होते हैं, और अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वेबसाइट के ऊपर डेटा भी तो अपलोड करोगे, तो वो डेटा कहाँ जाके सेव होगा? वो डेटा सेव होगा इन सर्वर्स के अंदर। अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप सर्वर घर ले आओ, उसको घर ला के उसको खुद से सेटअप कर लो, और ये काम बच्चों वाला नहीं है, ये काम आप सीख भी लोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये काम के लिए बहुत टेक्निकलिटीज चाहिए। नंबर वन, सर्वर एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। किसी टाइम भी कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, आपको निकाल के लगानी पड़ेंगी तार वार सब कुछ, और ऐसा नहीं है कि लग जाएगा बड़ी आसानी से। ये नहीं होगा कि हमारा रशीद इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसने कर दिया, ऐसा नहीं होता, ये बहुत टेक्निकल काम होता है। दूसरी बात ये, इसके लिए पूरी डिग्रीज होती हैं। दूसरी बात ये कि आपको फिर इसको लगाने के बाद सॉफ्टवेयर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कि इसको सॉफ्टवेयर के जरिए यूज करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगेन वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इतने टेक्निकल हो नहीं। चलो, आप ये दोनों चीजें किस तरीके से कर भी लेते हो मैनेज, मैं कह लेता हूँ। चलो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लिया, कुछ कर लिया, मैनेज कर लिया किसी तरीके से, होगा नहीं लेकिन कर लिया। लेकिन उसके बाद के बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट 24 घंटे ऑन रहती है, इसका मतलब सर्वर को भी 24 घंटे ऑन रहना पड़ेगा। वो ऑन होगा तो आपकी वेबसाइट ऑन है, अगर वो ऑफ है तो आपकी वेबसाइट ऑफ है, सिंपल इज दैट। अगर आपका सर्वर बंद हो गया सर, तो वेबसाइट भी ऑफ। तो सर्वर को 24 घंटे ऑन रहना है। पाकिस्तान में तो ये मुमकिन है ही नहीं, लोड शेडिंग माशाल्लाह से खत्म। और अगर आप लोड शेडिंग का हल ढूंढ लेते हैं तो क्या जनरेटर लगाएंगे? कॉस्ट बढ़ेगी ना। कहने का मकसद ये है सर, कहने का मकसद ये है कि सर्वर्स आर हार्ड टू मैनेज, इजीली मैनेजेबल नहीं होते, तो इसके लिए फिर एक सिलसिला बनाया गया। और ये दूसरी बात, ये इतना आसान नहीं होता कि 1000 रुपए का जाके सर्वर ले आए। ये 1.5 लाख रुपए से शुरू होते हैं,
ये 1.5 लाख रुपए से सर्वर शुरू होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। सो आपको बहुत बड़ा सर्वर चाहिए होगा। कहने का मकसद ये कि जो सर्वर्स होते हैं हमारे, ये बहुत महंगे और इस तरह की चीजें होती हैं। सो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि कहती हैं कि यार आप सारी टेंशन खत्म करो, हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, हमने एम्प्लॉयज हायर कर लिए हैं, हम एक बड़ी कंपनी है, हमारे पास बेतहाशा सर्वर्स हैं, आप सिर्फ इतना बताओ आपको डेटा स्पेस कितनी चाहिए। तो मेरे से सवाल हो रहा है, मैं कहूँगा भाई मेरी तो वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट टोटल ना 20 GB में बन जाएगी मैक्सिमम, तो मुझे 20 GB दे दो। तो वो कहेंगे हाँ ये लो 20 GB ले लो, लेकिन सालाना या मंथली मुझे कोई फीस देते रहो। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं 100 GB का सर्वर ले आया, मेरे पास आप में से लेट से अली भाई है, अली भाई कहते हैं सर मुझे 10 GB की स्पेस चाहिए, मेरी वेबसाइट को 10 GB की अंदर मेरी वेबसाइट बन जाएगी, तो 10 GB स्पेस मुझे चाहिए। मैं कहूँगा जी अली भाई 10 GB लीजिए, लेकिन इसके एवज हर साल मुझे 1000 रुपये देते रहिए, ठीक है। एंजलिन आएंगी कहेंगी सर मुझे 20 GB चाहिए, मैं कहूँगा जी उनको 10 GB चाहिए था तो 10,000 रुपया, 20 GB के लिए 2000 रुपये, तो आपको स्पेस भी डबल मिल रही है तो आपने पैसे भी ज्यादा देने, ठीक है। सेम वे के अंदर कुमैल आएंगे, कुमैल कहेंगे मुझे 30 GB चाहिए, तो इनको 3000 रुपये। सो इस तरह से गेम चलती रहेगी और इस तरह से लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा मेरे से लेते रहेंगे, और मैं उनके लिए ये जो पैसे उनसे चार्ज कर रहा हूँ इसके एवज मैं उनको सपोर्ट देता रहूंगा। सपोर्ट का मतलब ये है कि टेक्निकल असिस्टेंट और सारी वो सर्वर भी मैं मैनेज करूंगा, उसकी कॉस्टिंग भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, सर्वर है भी मेरा, और उसको मैनेज करना ये करना सारा कुछ मेरे पास, ठीक है। तो ये जो मैंने काम किया, ये एक होस्टिंग कंपनी इस तरह से काम करती है। कंपनीज होती हैं उनको हम कहते हैं होस्टिंग कंपनीज, जो कि हमारे सर्वर्स मैनेज कर रही होती हैं, और सर्वर्स के अंदर हमारी वेबसाइट का डेटा सेव हो रहा होता है। तो अगर मैं इन सारे केस को शॉर्ट करूं, सो दैट मीन्स कि एक मिनट दीजिएगा, दैट मीन्स कि मेरी वेबसाइट के अंदर बेसिकली डेटा सेव हो रहा है, मेरी वेबसाइट का डेटा कहीं ना कहीं सेव होगा। तो अस होस्टिंग इज अ प्लेस वेयर योर वेबसाइट्स डेटा विल बी स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहां पे आपकी वेबसाइट का डेटा सेव होता है, ठीक है। स्टोर्ड या सेव्ड कुछ आप इस तरह कह सकते हो, राइट सर। एक ऐसी जगह जहां पे आपकी वेबसाइट का डेटा सेव होता है या स्टोर होता है, समझ में आई। और आपको जब हो साइट बनानी पड़ेगी तो डोमेन भी खरीदनी पड़ेगी। डोमेन लेट से आप कह सकते हो hamizali.com, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये डोमेन खरीद ली, ये कितने चार्जेस होंगे, कितने एयर के चार्जेस होंगे, क्या है क्या नहीं, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि जब आपका कल का लेक्चर होगा उसके अंदर डिसाइड होगा। फिर आपको एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी, होस्टिंग के अंदर लेट सपोज आप 10 GB की स्पेस लेते हो, 20 GB की स्पेस लेते हो, कि इस वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा मैं लगाऊंगा वो सारा का सारा सेव होगा। तो आप दुनिया की जितनी भी वेबसाइट देखते हो उनकी एक डोमेन होती है जिसके ऊपर जाते हो, और होस्टिंग जो उसके ऊपर डेटा देखते हो वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है। एग्जांपल देता हूँ, आप अमेजोन पे जाओगे, यार अमेजोन क्यों लिखा जा रहा है, अमेजोन पे जाओगे तो जो भी यहाँ पे डेटा देख रहे हो, ये तस्वीरें, ये टेक्स्ट, ये बैनर्स, ये स्लाइडर्स, वट, ठीक है, ये सारा कुछ जितनी भी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी बेसिकली वेबसाइट पे सेव हो रही हैं, कहीं ना कहीं सेव हो रही हैं। उधर से दिखा रहा है, लोड करके दिखा रहा है कि देखो ये है ये है ये है, ये सारी चीज़ें उसको वहां से लोड करके बेसिकली दिखा रहा है, राइट सर, क्लियर। या होस्टिंग इज लाइक अ लैंड फॉर हाउस, या लैंड नहीं तो बेसिकली एक जगह, यानी कि मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है होस्टिंग एंड डोमेन की, अगर आप उसको जरा गौर से देखें तो डोमेन इज योर वेबसाइट का एड्रेस, डोमेन के अंदर डोमेन वेबसाइट का एड्रेस है, फिर ये आपकी बेसिकली सर्वर है, इस सर्वर के अंदर डेटा सेव है, जैसे कि डेटा फाइल्स, फर्नीचर वगैरह सेव है, और ये सेव कहाँ पे है, इस हाउस के अंदर। तो ये आपका हाउस है जिसके अंदर सारा डेटा सेव हो रहा है, राइट। हाँ, अमेजोन की वेब सर्विस है, AWS की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। या पार्किंग लॉट है जिसके अंदर डेटा जितने मर्जी गाड़ियां लाके आप खड़ी कर लें, सारा कुछ है, राइट। सो ये बात किस किस को समझ में लगी, किस किस को नहीं लगी, प्लीज बताइए ताकि हम आगे चलें। क्लियर हो गई यहाँ तक, डन। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में लग गई, और बड़ी आसानी से लग गई, वरना लोगों को नहीं लगती, लिटरली लोगों को होता है कि यार ये समझ में नहीं लग रही, ये दोबारा बता दें। डोमेन होस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गई, बस आपकी आज की लास्ट चीज दैट इज दिस थिंग। अच्छा, ये सारी बातें कि डोमेन कहाँ से लेंगे, होस्टिंग कहाँ से लेंगे, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।
और डोमेन कितने की मिलेगी, होस्टिंग कितने की मिलेगी, क्या नेसेसरी है लेना, ये सारी बातें कहाँ से लें, क्या करें, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। जी हमजा आपका क्वेश्चन है, कह रहे हैं सर इन वन होस्टिंग हाउ मेनी डोमेन्स कैन वी यूज। हाँ, अब आप मल्टीपल कर सकते हो, हाउ मेनी नहीं, आप पैकेज पे डिपेंड करता है, वो आप अनलिमिटेड भी ले सकते हो, आप 4 वाला, 5 वाला, 3 वाला, 6 वाला भी ले सकते हो, ठीक है, वो जितने पैसे दोगे उस हिसाब से होता है। कल जब हमजा इन चीज़ों को हम देखेंगे तो मैं आपको पैकेजेस दिखाऊंगा, कौन कौन से वो पैकेजेस हैं जिसके ऊपर आपने ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। ओके, एक और सवाल आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड सब डोमेन। वैसे मैंने ये बताना नहीं था इसलिए कि अभी आप लोगों के लिए अर्ली है, लेकिन स्टिल क्योंकि पूछ लिया गया है तो मैं बता दूं। लेकिन डोमेन क्या होती है, मैंने बाई की हामिद अली, जैसे idmpakistanpk ना, idmpakistanpk ये मेन डोमेन है, आपको मेन डोमेन ही बाय करनी होती है बस, इसके अलावा आपको किसी के पैसे नहीं देने होते। लेकिन वंस यू बाय दैट और ये आपकी मलकियत बन जाती है, फिर आप इसके साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट चीजें कर सकते हो, जैसे कि IDM pakistan.pk/courses ये बना लो, आप पाथ बना लो आपकी मर्जी, और वो होस्टिंग में जाके बन जाता है। आगे जाके बताऊंगा कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, ये आगे जाके होगा। तो ये एक चीज होगी। दूसरी, आप इस तरह से भी कर सकते हो जो हमने अभी किया हुआ है, ask.idmpakistan.pk है ऐसा कि नहीं है। अब देखो ये थी आपकी मेन डोमेन, एक मिनट रुक जाइए सर, ये थी आपकी मेन डोमेन, ये जो मैंने टारगेट किया है, और ये जो इसके नीचे है ना, दिस इज योर सब डोमेन। ये डोमेन से आपने उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसको कह दिया दैट इज अ सब डोमेन। तो आप उससे पहले डोमेन से पहले आस्क डॉट लिखो, क्यूरीज लिखो, कैरियर्स लिखो, वट एवर यू वांट टू राइट वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज अ सब डोमेन, और ये आप बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, नथिंग। और अगेन ये जो है ये डायरेक्टरी है, इसको आप डायरेक्टरी कहते हो, राइट, क्लियर हो गया। तो ये जिनको समझ में लगी डायरेक्टरी और सब डोमेन, ठीक है, जिनको नहीं लगी टेंशन ही ना लीजिए, क्योंकि ये मेरे प्लान में नहीं था, भी भाई ने सवाल पूछ लिया मैंने दे दिया जवाब, तो परेशान ना होइएगा। अगर लग गई तो डेट्स रियली नाइस, नहीं लगी तो कोई इशू नहीं, आगे जाके आप लोगों को एक वक्त में समझ में आ जाएगा। फिर एक भाई का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहे हैं कितनी स्लाइड्स रह गई। अच्छा, परेशान तो नहीं हो रही, बस ये लास्ट स्लाइड है, बस इसको पढ़ा के खत्म कर रहे हैं। एक सवाल आया कि डज होस्टिंग सर्विसेज डिफाइन और रिस्ट्रिक्ट हाउ मच मंथली ट्रैफिक विल दे सपोर्ट। यस, देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड मेनी अदर थिंग्स, वो मैं आपको कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। यू विल सी कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सर्विस एंड दैट इज ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली। तो आप 20 GB यूज कर रहे हो, इतना यूज कर रहे हो, उसके एवज उनको पैसे दे रहे हो, तो जितने पैसे दोगे उतने हिसाब से वो चीज़ों को आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। एंड होस्टिंग परचेज नहीं करनी पड़ती, करनी पड़ती है, मैंने कहा डोमेन भी परचेज करनी पड़ती है, होस्टिंग भी परचेज करनी पड़ती है, कहाँ से, किधर से, कितने की, ये सारी बातें कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। अभी आज के लिए बस ये लास्ट आपका स्लाइड रहेगी, उसको पढ़ के फिर हम अल्लाह हाफिज़, ठीक है। एंड साथ भाई कह रहे हैं सर जीबीज वाली बात समझ में नहीं आ रही कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी जीबी की बाय करनी है। हाँ, आपको नहीं पता अभी, मैं लिटरली जानता हूँ आपको नहीं मालूम, ये मैं बताऊंगा कितनी जीबी बाय करनी है आपने, मैं तरीकेकार बताऊंगा, लेकिन इन द नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली, आज नहीं। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल वैलिड है, इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रही, आपको नहीं, किसी को भी नहीं पता कि अभी कितने जीबी की डोमेन बाय करूंगा तो कौन सी वेबसाइट बन जाएगी। लाइक एक बंदा कहता है मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, इतना डेटा होगा, तस्वीरें ही तस्वीरें होंगी, कितनी जीबी लूँ, नहीं आइडिया ना। तो आप लोगों को आइडिया नहीं है, मुझे मालूम है, ये मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, परेशान ना होइए। So after the course, if we create a website and we face problem, will you help us after the course? अच्छा, आज पहली क्लास है, ये पहली मतलब मुझसे पहली क्लास में कोई बंदा पूछ रहा है, लेकिन ये लास्ट क्लास के अंदर पूछते हैं, लेकिन यस आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह, ठीक है। पहली चीज आप लोग जो पहला काम किया कीजिए वो ask.idmpakistan.pk पे सवाल पूछें। आप लोग क्या करते हैं, वो आपके एलएमएस के अंदर मेरा नंबर आ रहा होता है, तो आप लोग उस पर मुझे कॉल करते हैं, 100 बिस्मिल्लाह कीजिए। लेकिन मैं समटाइम्स भी देखिए ना, आप लोग इस टाइम मेरा ख्याल है कि 10-15 लोग हैं, मैं 2-2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक वक्त पे मेरे कितने स्टूडेंट्स आते होंगे। मैं रोजाना जब सुबह होकर उठता हूँ ना, तो मेरे 250 मैसेजेस व्हाट्सएप के आए हुए होते हैं, 6-7 कॉल्स आई हुई होती हैं। इवन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ, 15 मिस कॉल्स आ गई, पता नहीं किन किन लोगों की, और वो सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरे, मुझे मालूम है। मैंने कॉल बैक करनी है सबको, सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, एक दो होंगे जो कि काम के होंगे, जो कि मेरे काम से रिलेटेड है, बाकी सारे मेरे होंगे। तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, लेकिन मेजर जो चीज़ है, मैं ask.idm पाकिस्तान के ऊपर सुबह और शाम देखता हूँ,
जो मैसेज आए तो उनको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो वो एक ऑफिशियल तरीका मैं होऊंगा। और अगर आपने पर्सनली मुझसे रब्ता ही करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो बार बार कॉल कर लीजिए या बार बार मैसेज कर दीजिए। कॉल एक दफा कर लीजिए, मैसेज करके लीव कर दीजिए कि सर दिस इज माय नेम, लेट्स से माय नेम इज हामिज एंड माय बैच नंबर इज दिस एंड आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, प्लीज रिप्लाई या प्लीज कॉल बैक कीजिए जब भी आप फ्री हो। आप वो कर देंगे ना, तो छोटी सी डायरी रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने आपके, उसमें सारा लिख लेते हैं और आपको कॉल बैक करते हैं। अगर आपने रात को कॉल किया, रात को मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, सुबह मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं आपको कॉल बैक लाजमी करूंगा। और अगर मैं भूल गया तो माजरत, आपने रिमाइंड करवा देना है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो मैंने आपको ऑफिशियल तरीका बता दिया कांटेक्ट करने का, इस तरह करेंगे बिल्कुल कांटेक्ट होगा, परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं, इस देयर व्हाट्सएप ग्रुप? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है। बंडल थैंक्स, ओके श्योर। अब आप आगे चलें डोमेन एक्सटेंशंस के ऊपर। सर डोमेन एक्सटेंशंस बड़ी सिंपल सी हैं और बस 15 मिनट के अंदर आपको हो जाएंगी और आप लोग अल्लाह हाफिज, ठीक है। देखें फाइल की एक्सटेंशंस आपके पास होती हैं। अगर मैं कहूँ पीडीएफ की फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, आप कहोगे सर डॉट पीडीएफ। मैं कहूँ जी एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, आप कहोगे डॉट एक्सएलएस। डॉक्यूमेंट की क्या होगी, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है आप कहोगे डीओसीएक्स। और नोटपैड की क्या होगी, डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इस तरह की सारी एक्सटेंशंस वगैरह आपकी होती हैं, राइट। सो ये साथ के साथ आपकी डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशंस वगैरह आपको मिलती हैं। अब अगर मैं कहूँ MP3 तो आप कहोगे सर ये तो एक ऑडियो फाइल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ MP4 तो आप कहोगे सर ये वीडियो फाइल है। इस तरह के जेफ, PNG, ये सारी फाइल्स आपकी होती हैं जी। तो ये बेसिकली डोमेन एक्सटेंशंस, सॉरी फाइल एक्सटेंशंस होती हैं, जिससे आपको पता लग जाता है ये फाइल किस बारे में है, किस तरीके से चल रही होगी। अब आप ऑन दी अदर एंड आ जाएं डोमेन एक्सटेंशंस के ऊपर। डोमेन एक्सटेंशंस भी आपको कुछ ना कुछ बता रही होती हैं कि ये डोमेन जो आप ले रहे हो, ये डोमेन जो आप यूज करना चाह रहे हो किस बारे में है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली उसमें डिफाइन कर रहे होते हो। सबसे पहले जिंदगी में आई ही .com थी। तो .com हर बंदे ने जिस भी किस्म की वेबसाइट बनानी है .com लेता था, क्योंकि .com ही सबसे पहले आई थी और ये आज तक भी है। उसके बाद हमारे पास चॉइसेस आना शुरू हो गए, लेकिन .com आज भी एक जनरल टाइप की डोमेन है। यानी कि आप किसी भी तरह की वेबसाइट को बना लो, .com लेके चल जाएगा। यानी कि एक जनरल एक्सटेंशन है, उस पर किसी किस्म की भी क्लासिफाइड, सोशल मीडिया, पर्सनल, लेट्स से कॉर्पोरेट, लेट्स से एनजीओ की .org की, वो सॉरी .org कह रहा हूँ, कुछ भी एनजीओ भी आप कर लो तो वो .com के ऊपर बन जाएगी। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। कोई पकड़ ही नहीं लेता, आपको कुछ नहीं कहता। इन सारी एक्सटेंशन में से कोई सी भी एक्सटेंशन यूज करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक चीज होती है इंटेंडेड यूज। हर चीज को आपकी कोशिश ही होती है कि उसके प्लेस पे रखा जाए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम सबके घर में वालदा वगैरह इस बात से बड़ा चिढ़ते हैं कि जी जो जो चप्पलें हैं, यानी कि बच्चे करते हैं ना, गंदी चप्पलें अंदर ले आते हैं, तो वालदा कहती नहीं जी चप्पलों की जहाँ जगह है वहां होनी चाहिए। अब आप अंदर भी ले आओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गंद मचेगा, लेकिन उस पे कोई जेल तो नहीं हो जाएगी आपको। हाँ, वालदा की जेल तो होगी, वालदा ने आपको थप्पड़ मारने और सारा कुछ करना है, लेकिन वो अलग चीज है। कहने का मकसद ये है कि हर चीज की एक जगह होती है ना, तो आप उसको उसकी जगह पे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि जेल में पकड़ के ले जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि आपकी अगर वेबसाइट एक स्पेसिफिक पर्पज में है तो कोशिश कीजिए उस तरह की डोमेन एक्सटेंशंस बाय कीजिए। अगर नहीं करना चाहते .com कर लीजिए, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। तो जनरल सबसे पहले ये है। दूसरी बात .net भी शुरू में जनरली आई थी, लेकिन बाद में इसका इंटेंडेड यूज चेंज हो गया। अब क्या इंटेंडेड यूज इसका, इसका बेसिकली इंटेंडेड यूज ये है कि आप जितने भी नेटवर्किंग कंपनीज होती हैं वो इसको यूज कर रही होती हैं, या जितनी भी इंटरनेट की कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज और इस तरह की चीजें, वो .net को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप भी यूज कर लोगे तो डजंट मैटर। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि अगर वही जो सॉफ्टवेयर हाउसेज की कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर बना रही हैं, नेटवर्किंग की कंपनीज हैं, जैसे आप कह लो कि PDCL कह लो, वतीन कह लो, वर्ल्ड कॉल कह लो, ठीक है। इस तरह के जो इदारे हैं आपके, वो अगर .net यूज करें, नहीं कर रहे अलग बात है, करें तो वो ठीक है, नेटवर्किंग की कंपनीज हैं वो ये कर सकती हैं। उसके बाद .org, हाँ ये स्पेसिफिक हो गई, ये जनरली नहीं हो सकती। अब .org से लेकर नीचे तक सारी जनरल स्पेसिफिक है। .org स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक नॉन प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबल। तो ये जो ORG है ना, ये नॉन प्रॉफिटेबल के लिए यूज होती है, लाइक आपकी वेलफेयर ट्रस्ट, एनजीओज, जितनी भी वेबसाइट होंगी आप देखोगे, ओबामा फाउंडेशन .org, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन .org, सहारा ट्रस्ट .org, USAID .org, यू आर गेटिंग दैट पॉइंट।
तो जो आपकी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमेशा इसको यूज करती हैं। अब आप आ जाएं .pk पे। .pk स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, PK is for Pakistan, IN is for India, AE is for Australia, CA is for Canada, CN is for China, CM is for Cameroon, JP is for Japan, LY is for Libya, UK is for United Kingdom. So कहने का मकसद ये सर कि आप ये सारी जो एक्सटेंशन होती हैं कंट्री लेवल के ऊपर भी होती हैं, हर कंट्री ने अपनी एक एक्सटेंशन बनाई हुई होती है ताकि वो अपनी कंट्री की जितनी भी एंटिटीज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनको काउंट कर सके या बता सके ये हमारी कंपनीज हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप .pk ही लें, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप .pk नहीं लेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है सर। हमसे लोग पूछते हैं सर फिर आपने IDM पाकिस्तान .pk क्यों लिया? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल करते हैं, उसका जवाब बड़ा अच्छा मैं आपको देता हूँ ताकि आप लोग इससे .pk और .com का फर्क भी जरा सा समझ में आता है। देखिए अगर हम IDM पाकिस्तान .pk करते तो उसका IDM का .com करते तो उसका मकसद ये होता कि हम वर्ल्ड वाइड इस चीज को यूज करना चाहते हैं। .com किसी भी टाइप की वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है उसमें वर्ल्ड वाइड भी आता ही है, तो हम वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैंने .pk किया तो डेट मीन्स मैं डेलिबरेटली बता रहा हूँ कि दिस कंपनी इज ए पाकिस्तानी कंपनी, प्लस ये भी एक आप कह लो कि एक इसको क्या कहेंगे, एक इंटेंशन मेरी ये है या मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तानी कंपनी है ये पाकिस्तानी लोगों के लिए ही है, इधर ही सर्विसेज मैं अपनी दे रहा हूँ। सो अगर मैंने पाकिस्तानी सर्विसेज पाकिस्तान में सर्विसेज देनी है तो आई विल गो फॉर .pk, और अगर मैंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना है तो आई कैन गो फॉर .com एज वेल। क्लियर? लेकिन अब आप देखें .pk है और IDM पाकिस्तान के अंदर UAE से लेट्स से कि दुबई, ये जितने भी UAE के जितने भी एरियाज हैं, लंदन हो गया, कनाडा हो गया, KSA हो गया, ये सारे जितने भी हैं इस जगह से बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? ना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जरूरी नहीं होता, आपने सिर्फ अपने आप को बता दिया, दैट्स इट। नहीं भी बताते तो दैट्स टोटली फाइन। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। अच्छा अब .com हो गया, लेकिन .com .pk भी हो गया। .com .pk वाला क्या मजाक है? लाइक .com या तो यार आप अलग ले लो या तो .pk ले लो, ये .com .pk वाली क्या कहानी है? ये बेसिकली होती है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। एक कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है वो ये काम करती है। एग्जांपल दूंगा OLX की। OLX 20 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, तो OLX में अगर आप OLX.com इज देयर मेन वेबसाइट, लेकिन अगर OLX के ऊपर पाकिस्तान से जाओगे तो दे विल टेक यू टू OLX.com.pk। OLX के अंदर अगर आप इंडिया से जाओगे तो दे विल टेक यू टू OLX.com.in। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो दे विल टेक यू टू OLX.com.au। हर कंपनी हर कंट्री के लिए अलग से उन्होंने साइट बना दी। सेम गोज फॉर गूगल। google.com.pk पाकिस्तान से होता है, google.com.in, और google.com.pk पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको जो सर्चेस मिल रही होंगी दे विल बी रिलेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो .pk की हैं। .in की जो सर्चेस होंगी वो दैट इज रिलेटेड टू इंडियन, ठीक है, सर्चेस। सो मैटर करती हैं चीजें। एक और एग्जांपल आपको इसकी दे दूं ताकि यू विल बी मोर क्लियर इन दिस। लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू bata.com, बाटा तो बहुत सारी कंपनीज में तो वगैरह सिलेक्ट अ कंट्री, आई हैवंट सिलेक्टेड अ कंट्री, उसने मुझे खुद ही वो किया और उसने bata.com.pk पे ले आया हो, राइट। अब यहाँ पे अगर आप आते हो तो देखो पाकिस्तानी नंबर, पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी मॉडल्स, ठीक है, फिर ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, राइट। सो एवरीथिंग इज पाकिस्तानी, और यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स होंगे दैट इज अगेन रिलेटेड टू पाकिस्तान। सो द पॉइंट इज, और यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो वही पाकिस्तानी कंपनीज के साथ इनका रिलेशन, ट्रैकिंग एंड बाटा पाकिस्तान सारा कुछ लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, चैट का, whatever you want to do sir। so the point is कि ये इस तरह से होता है। अब सेम वे के अंदर अगर आप फूड पांडा पे जाते हो तो foodpanda.com आपको ले जाएगा foodora.com पे, क्योंकि दैट इज देयर मेन वेबसाइट। फिर वो आपसे कहेंगे चूज योर कंट्री, इफ यू आर गोइंग टू चूज पाकिस्तान they'll take you to foodpanda.pk, if you are going to choose Canada they'll take you to another company foodora.ca, ठीक है, क्योंकि फूड पांडा को फूडोरा ने खरीद लिया था, आपको पता है। फूड पांडा इज बेस्ड इन पाकिस्तान, उसको फूडोरा ने खरीद लिया। फूडोरा फूड पांडा को चेंज नहीं करना चाहता, उसी नाम के साथ चलाना चाहता है, लेकिन अगेन उनकी कंपनी तो है। सेम गोज फॉर बांग्लादेश। अब आप इसमें देख लीजिएगा, फर्क आपको नजर आ जाएगा। foodpanda.com.bd, ठीक है, सो उन्होंने बांग्लादेश का अलग कर दिया, .bd कर दिया। .ca इज फॉर कनाडा, आपने देखा अभी। सेम वे के अंदर अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू यूज स्वीडन,
foodora.se. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा. सो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी होती हैं वो फिर इस तरह से काम कर रही होती हैं. या गुड. उसके बाद .edu. .edu बेसिकली इज रिप्रेजेंटेटिंग टू एजुकेशनल साइट्स. लेकिन .edu का एक मसला है. .edu जैसे IDM आपने का एजुकेशनल साइट है, बिल्कुल है. कोर्सेरा एक एजुकेशनल साइट है, बिल्कुल है. यूडेमी है, बिल्कुल है. लेकिन क्या IDM पाकिस्तान HEC से रिकॉग्नाइज्ड है? नहीं, क्योंकि HEC के तो प्रोग्राम्स ही डिफरेंट है. क्या यूडेमी किसी HEC से रिकॉग्नाइज्ड है अपनी कंपनी अपनी कंट्री के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर? नहीं. तो .edu का मसला ये है कि .edu सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज या उन लोगों को मिलता है, उन इदारों को मिलता है जो कि आपकी मुल्क की का आपका मुल्क कोई भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, व्हाटएवर, ठीक है, उनसे रिलेटेड होता है. उनकी HEC या जो भी उनका हायर एजुकेशन कमीशन होता है, व्हाटएवर, उसकी अथॉरिटी से आपको एफिलिएट मिलता है, आप एफिलिएटेड होते हो, ओनली देन आपको ये मिलती है. बाकी सारी डोमेन एक्सटेंशन आप जब मर्जी जाओ, जिस मर्जी से जाओ ले लो, लेकिन .edu और एक और है, इन दोनों का मसला होता है. ठीक है. तो .edu आपको तब तक नहीं मिलती. और बाय द वे .edu अकेली मिलती भी नहीं है. ऐसा नहीं आप देखोगे कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी PU.edu तो नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी KU.edu तो नहीं है, KU.edu.pk है. पाकिस्तान इसलिए लगाते हैं वहां पे कि पाकिस्तान का HEC से रिकॉग्नाइज्ड है. तो वो .edu अकेला नहीं आपको मिलेगा, कंट्री के साथ मिलेगा. .edu.pk, .edu.in, .edu.ca, .edu.au, राइट. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश, स्वीडन, कनाडा, व्हाटएवर. ठीक है. सो ये बेसिकली उसके साथ मिलता है. पॉइंट समझ रहे हैं? तो आपको एक एफिलिएट होना लाजमी है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, वो देंगे तो फिर आपको डोमेन मिलेगी, अदरवाइज आपको ये डोमेन्स नहीं मिलेंगी. सेम गोज फॉर .gov. जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो किसी भी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट. लेकिन .gov जो मिलती है वो फिर आपको कंट्री लेवल के साथ मिलती है. .pk, .gov.pk का मतलब है पाकिस्तानी कंपनी, .gov.pk, .in का मतलब होगा डिफरेंट. सो ये कुछ बातें मेरी समझ रहे हैं क्या? सो इस तरह से आपकी डोमेन एक्सटेंशन चलती हैं. अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्सटेंशन लिखी हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी हैं. सो लेट्स से कि अगर आप में से कोई कहता है यार इतनी सारी हैं तो हम याद कैसे करेंगे? सर वो तो मुझे भी याद नहीं होती, लाइक लिटरली मुझे भी नहीं याद होती, तो फिर मैं कैसे याद करूं सर? होता ये सिंपली, आप जो भी, जैसे कि आप कहते हो .me लिख के TLD आगे लिख दो. .me के बारे में जानना है कि .me किस लिए यूज होती है, तो उसके आगे TLD लिख दो. जब आप ये लिखोगे तो आपको यहाँ पे विकीपीडिया के ऊपर इस तरह से बना हुआ नजर आ जाएगा और बहुत सारे रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे. लेकिन आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं. इंटेंडेड यूज, एंटिटीज कनेक्टेड विद मोंटेनिग्रो, पता नहीं कौन सी कंपनी है, मुझे नहीं मालूम भाई, कंट्री है, सॉरी, जाओगे तो ये कंट्री है, तो ये उनके लिए यूज होती है. लेकिन साथ साथ ये भी देखो जरा गौर से कि .me जो है वो पर्सनल वेबसाइट्स के लिए भी यूज हो रही है. तो डिस्प्यूट पॉलिसीज भी है इनकी डिस्प्यूट पॉलिसीज कुछ इस तरह से हैं कि ये दो चीजों के लिए यूज हो सकती है, तो लोग यूज करते हैं. ठीक है. अब किस रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना लगाई, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है. लोग कहते हैं पर्सनल वेबसाइट्स के लिए होना चाहिए, नहीं कि हामिज.me, आसिफ.me, हमजा.me, कामरान.me, वलीद.me, जफर.me, सलमान.me, इस तरह से यूज होना चाहिए. लेकिन .me कहते हैं यार आप .pk ले लो, वो कैसा लगेगा? हामिज.pk कैसा लगेगा? हम कहेंगे भाई ये तो पर्सनल नहीं बन रही है, तो पाकिस्तानी बन रही है. तो वो यही कहते हैं मॉन्टेग्रो वाले कि .me हमारे लिए होनी चाहिए. ठीक है. तो वो उसका कोई केस वगैरह जो भी इनका चलता है वो चलता रहा. लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी यूज करोगे, दैट इज टोटली फाइन. लेकिन जो इंटेंडेड यूज होता है ना, बेसिकली उसको उसके ऊपर जरा इत्तेफाक कर लिया कीजिए कि अगर इंटेंडेड यूज में वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इसके लिए यूज हो रहा है, तो आप कोशिश करो इस तरह की डोमेन को फिर यूज ना करो. फिर आपके लिए अगर आप कहते हो यार .biz किसके लिए होता है, ठीक है, इंटेंडेड यूज बिजनेसेस, एक्चुअल यूज वेरियस यूजेस. कहने का मकसद वही कि बिजनेसेस के लिए होता है, लेकिन लोग अगर बिजनेस से अलावा भी इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं. वेरियस यूजेस होते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं होती. लेकिन जब इंटेंडेड यूज होता है, ये आप लोग देख लिया कीजिए, और ये काफी चीज होती है. फिर सेम वे के अंदर अगर आप कहते हो सर वो .co का बता दें, सॉरी .co के TLD, तो .co, अब देखें मजे की बात, .co स्टैंड्स फॉर कंपनी. आपको पता है पेप्सी की वेबसाइट क्या थी? pepsi.co. ठीक है. लेकिन अब पेप्सी ने क्या कर ली? PepsiCo.com, मेरा ख्याल है. क्यों? क्योंकि इसकी कोई डिस्प्यूट हो जाती है, और एक्चुअल यूज इसका क्या हो रहा है? Alternative to .com, this domain is also widely used in Colombia.
ऑल्टरनेटिव टू डॉट कॉम, यानी कि कोई कंपनी बनानी है तो डॉट कॉम की जगह डॉट को यूज कर लो, चलती थी, लेकिन अब ये कोलंबिया के लिए भी यूज हो रही है। ठीक है, सो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपके लिए कर रही होती हैं। इंटेंडेड यूज देख लिया कीजिए, ठीक है, एक्चुअल यूज देख लिया कीजिए। अगर इंटेंडेड यूज नहीं है तो वो ऑल्टरनेटिव, लेकिन वाइडली यूज इन कोलंबिया, जब वाइडली यूज इन कोलंबिया यूज हो रही है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको ना करें। सेम वे के अंदर अगर आप यहाँ पे डॉट पीके करो तो डॉट पीके के बारे में भी कोई चीज है इस तरह की जो कि आप परेशान करेगी आपको? नहीं। पाकिस्तान के लिए एंटिटीज यूजेस इन पाकिस्तान, पॉपुलर विद पाकिस्तान, तो परेशानी ना होइए, यूज कीजिए। ठीक है, डॉट ओ आर जी नॉन प्रॉफिटेबल, टीएलडी बता देता हूँ क्या होती है। ये देखिए डॉट ओ आर जी को देखिए, डॉट ओ आर जी किधर गया, हाँ, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, इंटेंडेड यूज नॉट फिटिंग इन द अदर कैटेगरी, यानी कि नॉन कमर्शियल, नॉन प्रॉफिटेबल हो गई, और स्पॉन्सरशिप कोई भी नहीं है इनकी, रजिस्ट्री इनकी वो बता रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री होता है। बहरहाल डॉट ओ आर जी जो आपकी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, राइट। अच्छा, अब एक लास्ट चीज आई है, किसी ने पूछा कि जी वो टीएलडी क्या होती है। टीएलडी बेसिकली टॉप लेवल डोमेन को कहते हैं, टीएलडी टॉप लेवल डोमेन टीएलडी को कहते हैं। तो ये डोमेन से रिलेटेड एक वर्ड है। जितनी भी डोमेन्स होती हैं उनको आप टॉप लेवल डोमेन्स कहते हो। कुछ कंट्री लेवल की डोमेन्स होती हैं, उनको कंट्री लेवल की डोमेन्स कहते हो। जैसे डॉट पीके आएगी ना, तो डॉट पीके जो होगा वो टीएलडी नहीं होगा, वो मेरा ख्याल है कंट्री लेवल डोमेन होगा। अच्छा, इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन फॉर पाकिस्तान, लेकिन उसको बेसिकली हैं ये सारी टॉप लेवल की, ये सारी टॉप लेवल की होती हैं, जितनी भी होती हैं टॉप लेवल की होती हैं, लेकिन उसके आगे डॉट पीके वगैरह की इंटेंडेड यूज आ जाते हैं और वो कंट्री लेवल के लिए हो जाता है। कंट्री लेवल है या कई जगहों पे ना एरिया लेवल भी शुरू हो जाता है। जैसे अब आप एरिया लेवल भी शुरू हो सकता है, लेकिन ये सारे इनके कुछ यूजेस हैं और इनकी कुछ रजिस्ट्रेशंस होती हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि ये पॉलिसी एक बनी हुई है, ठीक है, इनके स्पॉन्सरशिप कोई ना कोई होंगे। आपने यहाँ पे कहीं पे देखा स्पॉन्सरशिप कर रहे होते हैं। हाँ, लाहौर डॉट लाहौर आप बना सकते हो, लेकिन कौन बनाएगा उसको? लाहौर अगर आपने बना ली तो उसका फिर आपको चेक एंड बैलेंस भी रखना पड़ेगा, उसका फिर आपको सर्टिफिकेट और वो बहुत सारी चीजें रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं। सो ये टीएलडी टाइप जो है वो कंट्री लेवल है, आप देख रहे हो, कंट्री लेवल टॉप डोमेन, लेकिन ये टॉप लेवल की डोमेन है, यानी कि सबसे ज्यादा कंट्री में भी अगर यूज हो रही है तो टॉप लेवल के ऊपर है। तो बस ये है कि कई कंपनीज ऐसी बन गई हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, हो सकता है ये टीएलडी ना हो, आप देख लो, लेकिन ये भी टीएलडी है। कोई ऐसी एग्जांपल मिली जो टीएलडी ना हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन टीएलडी बेसिकली ये कंट्री लेवल है, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन जो होती हैं। अभी इतनी टेक्निकल चीजें हैं कि मैं आप लोगों को टीएलडीज पढ़ाने लग जाऊं, मैं आप लोगों को होस्टिंग की टाइप्स पढ़ाने लग जाऊं, मैं आप लोगों को कल तो मैंने आप लोगों को ये भी बताना है कि कुछ 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 ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको होल्ड कर रही होती है। लाइक इन सारी टॉप लेवल कंपनीज को कोई एक होल्ड कर रही है, कोई एक कंपनी है जो कि ऑथोराइज कर रही है, वो कौन सी है वो भी आप लोगों ने चेक करना है कि वो कौन सी है, लेकिन वो आगे जाके कल की क्लास के अंदर। खैर, यहाँ तक तो जितना आप लोगों को पढ़ाया उतना रखिए। एक और चीज की मुझे पता है आप लोग बहुत टेक्निकल नहीं है, इसलिए मैं जरा कुछ वर्ड्स ऐसे बोल जाता हूँ जो कि देसी होते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, वो इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को देसी जबान में समझ में आ जाए। एंड आई होप कि जो मेथड मैंने रखा हुआ है समझाने का वो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। लाइक एग्जांपल्स में बड़ी देसी किस्म की देता हूँ, पता नहीं आप लोगों को एंजॉय करते हैं या उसको जो भी है, बट एवर दैट इज अनदर थिंग। लेकिन या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी। और 7 बज गए, माशाल्लाह टाइम पे खत्म हो गई सारी चीजें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, इफ यू वांट टू गो यू कैन लीव, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप लोगों से कल इंशाल्लाह 5 बजे मुलाकात होगी जी। एनी क्वेश्चंस? जिनके क्वेश्चंस नहीं होंगे तो काइंडली वो लिख दें कि जी क्लियर एंड दे कैन लीव। एक कह रहे हैं कि सर योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी सर। जस्ट वंडरिंग व्हाई द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 5 months एज पर क्लास schedule, there are several different gaps between the classes, it could have been shorter than 5 months if the gaps would have been reduced। आमिर भाई, the problem is कि हम ये चाहें तो हम 1 महीने के अंदर भी कोर्स खत्म करवा सकते हैं, हम चाहें तो 1 साल के लिए भी लेके चल सकते हैं। हमने हर तरह से देख लिया आमिर भाई, ये आप तो अब आए ना 2.5 साल हो गए हैं आईडीएम के माशाल्लाह से। इन पूरे 2.5 सालों के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। शायद आपका लेवल इस तरह का हो कि आप 2 महीने में 3 महीने में सीख लें, और हम सिखा भी देंगे, हमारे लिए बड़ा आसान है वो काम। लेकिन लिटरली अभी अभी तो आपकी 1 वीक के अंदर 2 क्लासेस हो रही है ना, अभी आगे जाएंगे ना तो पैरेलल क्लासेस होने लग जाएंगी। लाइक थोड़ा सा आगे जाएंगे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एसईओ स्टार्ट हो जाएगी, डिफरेंट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी।
सर जब वो चीजें स्टार्ट होंगी ना, तो कई लोग आपके ही बैच में से ये शिकायत करेंगे और देखिएगा करेंगे कि एक साथ नहीं होनी चाहिए सारी क्लासें, हमें समझ नहीं लगती। वो रीजन ये कि हर बंदे की कैपेसिटी समझने की, लर्निंग की अलग होती है, और हम उस बात को समझते हैं, हम वो नहीं कह रहे। मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये हमने देखा ज्यादातर लोगों को नहीं सूट करता। तो हमने शुरू में इसको 1-2 महीने करने की कोशिश की, किसी को समझ में नहीं आई। हमने फिर इसको 5 महीने की करा, तो तब जाके थोड़ा सा बेहतर हुआ। 8 महीने अगर हम कर देंगे तो लोग कहेंगे यार इतना लंबा कोर्स कौन लेता है। तो कहने की मकसद ये है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को देखते हुए ये किया। हाँ, इट कुड बी शॉर्टर, हम कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा कम करके भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कोर्स का वो क्या बन रहा है। इसीलिए हम आपको स्केड्यूल्स कहते हैं कि दे आर टेंटेटिव। अब आपकी क्लास को मैं देख रहा हूँ ना, आपकी क्लास के अंदर बेशक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल नॉन टेकी हैं, लेकिन द ओनली थिंग देयर इज कि आप लोग माशाल्लाह बड़े लगन के साथ सीख रहे हो। मे बी देयर फ्यू क्लासेस जो कि अभी हुई हैं आप लोगों की इस वजह से, लेकिन आगे जब भी जाएंगे तो पता लग जाएगा कि आप लोगों का लर्निंग कर्व क्या कह रहा है। अगर आप लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हो तो आप लोग को हम कोशिश करेंगे जल्दी करवाएं ताकि आप लोग जल्दी सीखें। दैट इज द ओनली थिंग। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया है सही तरीके से और आपको समझ भी आ रही होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? Nashad bhi keh rahe hain, obviously we are enjoying your classes. Thank you so much, Mehrbani. And .pkn.com, the suitable domain extension for e-commerce site in Pakistan can be both. आप अपने आप से पूछिए क्या मैंने e-commerce सिर्फ पाकिस्तान में करनी है या मेरा कभी इरादा है कि मैं वर्ल्ड वाइड भी उसको दे दूं। अगर आपका वर्ल्ड वाइड का इरादा है तो .com, अगर आपका यहाँ का है तो .pk is fine. गुड एंड ऑल्सो क्लियर। प्लीज गिव ओवरव्यू ऑन द कॉर्पोरेट वेबसाइट। कॉर्पोरेट वेबसाइट मैंने कहा जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं उनकी वेबसाइट जैसी भी होंगी वो बेसिकली कॉर्पोरेट वेबसाइट कहलाती हैं, जैसे कि एंग्रो की हो गई, यूनिलीवर की हो गई, बैंक्स की जितनी भी वेबसाइट्स हो गई, राइट, निशाद ग्रुप की हो गई, ये बड़े बड़े हबीब कंस्ट्रक्शन ग्रुप जो हो गया, इस तरह की जितनी भी होती हैं वो ये होता है। स्लोली विंस द रेस, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है सर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। हाउ टू गेट नोट्स, काइंडली रिपीट। यार नोट्स जो है ना आप लोगों को आपके एलएमएस अकाउंट के अंदर जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स के साथ ही एक छोटा सा आइकन होता है। रिकॉर्डिंग्स के साथ ही एक छोटा सा आइकन होता है जिसके अंदर जो कि स्लाइड्स वगैरह डाउनलोड हो जाती हैं उससे ना, उधर से। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में लगती तो अब्दुल समद साहब हैं, उनको कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा और वो आपको एक वीडियो या इस तरह की कोई चीज़ बेसिकली चीज़ बता देंगे जिसको आप मंगा सकते हैं, ठीक है। इट वाज जस्ट टू जज एनीवे, नहीं I was explaining it to you, sir. Thank you so much. बड़ी मेहरबानी। Awesome, sir. Thank you. Jazakallah. Read more. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले स्लाइड्स मिल जाए तो आसानी होगी। नहीं ऐसा इसलिए नहीं होता कि कई लोग जो है ना फिर वो क्लास लेते ही नहीं है। किया हुआ ये काम भी करके देखा हुआ है, लोगों को बड़ा डिफरेंट एक तरीकेकार होते हैं। बहरहाल ये आपकी जो सजेशन है सर, आंखों पर इसको दोबारा हम देखेंगे कि हम स्लाइड्स अगर दोबारा शुरू में अपलोड कर दें तो दैट्स वुड बी बेटर। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, मैं ये काम करूँ। हो सकता है क्लास से 1 घंटा पहले ही कर दें तो दैट वुड बी बेटर ना। या आपके कल के सेम टाइमिंग है 5 से 7 इंशाल्लाह, ठीक है। आपके एलएमएस के अंदर आ रहा होगा टाइमिंग्स वगैरह, वैसे तो सेम ही है, मेरा ख्याल तो सेम ही है। कल आपके साथ क्लास है तो 5 से 7 ही है। भाई जी आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।